चैप्टर 1781 टू 1790। येज़िवेन के प्राचीन फीनिक्स डोमेन में आने से पहले उसके खिलाफ पहले से ही येज़िवेन द्वारा साजिश रची गई थी। उसने सोचा कि सब कुछ उसकी योजना के अनुसार हो रहा था। कौन जानता था कि येज़िवेन अप्रत्याशित तरीके से अपनी योजना तोड़ देगी। सबसे महत्वपूर्ण बात, येज़िवेन ने अपनी शादी में धूम मचाने की भी हिम्मत की। अगर ऐसा होता तो भले ही फेंग युआन की शादी हो जाती, यह उसकी प्रतिष्ठा पर एक स्थायी दाग देता। वह दूसरों के उपहास का पात्र बन जाएगा। जब उसने ऐसा सोचा तो उसका चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। वह बिल्कुल इस तरह उपहास का पात्र नहीं बन सकता था। अगर ऐसा हुआ तो वह पागल हो जाएगा। और यह सब येज़िवेन द्वारा किया गया था। येज़िवेन का सिर काटकर ही वह अपनी प्रतिष्ठा को थोड़ा सा बचा सकता था। इस बार चौंकाने वाली टक्कर ने भयानक सदमे की लहर ला दी। इसने तुरंत पूरे आकाश को भेद दिया। अनगिनत बादल तुरंत फट गए। चूंकि उसका पहला हमला काम नहीं आया, फेंग युआन ने तुरंत फिर से हमला किया। उसने येज़िवेन की ओर एक और मुक्का मारा। फीनिक्स के पंख उड़ रहे हैं। मरना, मरना। आप जैसे किसी व्यक्ति के लिए यह सबसे अच्छा है कि वह फिर कभी सामने न आए। क्यों? सैकड़ों वर्षों से मेरी खोज किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं पकड़ सकती जो सैकड़ों वर्षों से प्रकट नहीं हुआ हो। उसे अभी भी याद था कि यह बर्फीला मौसम था। उसने पहली बार बर्फ जैसी पवित्र लड़की देखी थी। उस समय वह पारलौकिक क्षेत्र में भी नहीं थी। उसकी तुलना में जो प्राचीन फीनिक्स डोमेन का गौरव था, वे एक ही दुनिया में नहीं थे। उनके लिए ऐसा व्यक्ति केवल एक चींटी था। अपनी पिछली दुनिया में उन्होंने लोगों को वर्गीकृत करने के इस सरल और सीधे तरीके का हमेशा पालन किया था। चींटी नहीं। उन्हें विश्वास था कि भविष्य में वह निश्चित रूप से अपना दाव साबित करने वाले होंगे। उनके कबीले के कई लोगों को उनसे बहुत उम्मीदें थीं। उन्होंने उसे फीनिक्स कबीले को पुनर्जीवित करने की भारी जिम्मेदारी सौंपी। समय के साथ उन्होंने यह भी महसूस किया कि यह स्वर्ग की नियति थी। स्वर्ग ने उसे फीनिक्स कबीले में पुनर्जन्म लेने की अनुमति दी और वह चाहता था कि वह पृथ्वी को तोड़ देने वाला कुछ करे। इसलिए अतीत में अपने साधारण जीवन में उन्होंने केवल लोगों को बहुत ही सरल तरीके से वर्गीकृत किया। उसकी दृष्टि में उसके कुल के लोग भी एक ही थे। हालांकि उस दिन उसकी उपस्थिति ने उसके दिल में दुनिया को पूरी तरह से बदल दिया था। यह पता चला कि इस दुनिया में केवल चींटियां और गैर चींटियां ही नहीं थीं। नारी नाम का भी एक जीव था। ऐसा प्राणी चमत्कारिक ढंग से उसका ध्यान आकर्षित कर सकता है। वह जानता था कि उसे बर्फ में खड़ी महिला से प्यार हो गया था। बाद में उन्हें पता चला कि उस महिला का नाम हुआमेंगान था। वह मानव जाति से आई थी, लेकिन उसके पास स्वर्गीय फीनिक्स कबीले की मिली-जुली वंशावली थी। यह पहचान उजागर होने के बाद से प्राचीन फीनिक्स क्षेत्र के ऊपरी क्षेत्रों के ध्यान का लक्ष्य बन गई थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि स्काई फीनिक्स कबीला फीनिक्स कबीले के भीतर एक बिल्कुल महान और रहस्यमयी शाखा थी। हालांकि वे सभी बहुत समय पहले युद्ध में मारे गए थे, इसलिए यह रक्त रेखा पूरी तरह से अलग हो गई थी। हालांकि किसी को उम्मीद नहीं थी कि वे इस वंश के वंशज को यहां देख पाएंगे। भले ही यह मानव कबीले के भीतर केवल एक विशेष रक्त रेखा थी, फिर भी यह प्राचीन फीनिक्स क्षेत्र के लिए एक अत्यंत कीमती मामला था। जिस तरह ड्रैगन कबीले में कई जागीरदार और उप ड्रैगन प्रजातियां थीं, उसी तरह फीनिक्स कबीले में भी कई उप प्रजातियां थीं। ये उप प्रजातियां बार बार खेती के माध्यम से अपनी रक्त रेखा को शुद्ध कर सकती हैं। अंत में वे निर्वाण पूल में प्रवेश करेंगे और शुद्ध रक्त वाले फीनिक्स बनने के लिए निर्वाण से गुजरेंगे। ऐसा व्यक्ति प्राचीन फीनिक्स डोमेन के इतिहास में अनसुना नहीं था। इसलिए हुआमेंगान के आगमन से प्राचीन फीनिक्स डोमेन में थोड़ी सी भी हलचल नहीं हुई। विरोध का नामो निशान तक नहीं था। इसके विपरीत पूरे प्राचीन फीनिक्स डोमेन के संसाधनों का झुकाव हुआमेंगान की दिशा की ओर था। यह भी कारण था कि वह कम समय में इतनी तेजी से उठने में सफल रही थी। उसने पुरानी पीढ़ी के आंकड़ों को भी पार कर लिया था। ऐसा इसलिए था क्योंकि फीनिक्स किंग उसके पीछे खड़ा था। उसे फीनिक्स किंग की गोद ली हुई बेटी के रूप में स्वीकार किया गया था। यह सोचा गया था कि ऐसा रिश्ता लंबे समय तक बना रह सकता है। हालांकि कबीले के बुजुर्ग असंतुष्ट होने लगे थे। वे स्वर्गीय सार्वभौम राजा के वंश को फैलाना चाहते थे। हालांकि उनके लिए समय से पहले मरना आसान होगा अगर केवल हुआमेंगान होता। और इसी समय उसे पहली बार पता चला कि इस स्त्री के हृदय में किसी दूसरे पुरुष की छाया है जिसे उसने देवी माना था। जब से उसे इस बात का पता चला वह ईर्ष्या से पागल हो गया था। यह पहली बार था कि वह समझ गया था कि ईर्ष्या किस प्रकार की भावना होती है। वह स्वर्ग की शान हुआ करते थे। उसके पैदा होने के बाद से ही लोग उसके पास मौजूद हर चीज से ईर्ष्या करते थे। हालांकि यह पहली बार था जब उसे किसी और से जलन होने लगी थी। वह उस व्यक्ति से ईर्ष्या करता था जिससे वह पहले कभी नहीं मिला था। उसे येज़िवेन नाम के उस आदमी से जलन हो रही थी। इस मामले ने न केवल उनके दिल में तूफान खड़ा कर दिया। प्राचीन फीनिक्स डोमेन में भी ऐसा ही था। उन जिद्दी बुजुर्गों ने उम्मीद नहीं की थी कि हुआमेंगान के पास पहले से ही एक स्वीट हार्ट है। इसके अलावा वह एक इंसान निकला था।
बाद में उन्होंने लोगों को भगाने के लिए ट्रू मार्शल डोमेन में भेजने का एक तरीका भी सोचा था। हालांकि कौन जानता था कि उस समय येज़िवेन ट्रू मार्शल डोमेन में नहीं होगी, इसलिए उन्होंने हार मान ली थी। कौन जानता था कि यह नाम बाद में उनके कानों तक फैलेगा। येज़िवेन ट्रू मार्शल डोमेन से गायब हो गई थी। हालांकि वह प्राचीन बेरेंस महाद्वीप में एक घरेलू नाम बन गया था। वह युवा पीढ़ी के शीर्षस्थ व्यक्ति थे। यह भी मौलिक कारण था कि प्राचीन फीनिक्स डोमेन के दूतों ने बार बार येज़िवेन के साथ परेशानी की तलाश की थी। उसने पृष्ठभूमि में आग में ईंधन डाला था। हालांकि कौन जानता था कि यह आदमी एक अमर तिलचिट्टे की तरह था। वह बार बार बच गया था। वह सैकड़ों वर्षों के लिए गायब हो गया था। बस जब सभी ने सोचा कि वह मर गया है और वह चुपके से खुश हो गया, तो वह लौट आया। इसके अलावा वह राजा ताइकान को वापस लाया था, जो एक बहुत बड़ा समर्थक था। यहाँ तक कि प्राचीन फीनिक्स क्षेत्र के लोग भी राजा ताइकान को अच्छी तरह से समझते थे। वह एक ऐसा व्यक्ति था जिसने देवताओं के खिलाफ लड़ने का साहस किया। वह कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसे वे अपमानित कर सकें। इसलिए घृणा में अपने दांत पीसते हुए भी उसने कोई चाल चलने की हिम्मत नहीं की। हालांकि उन्होंने फिर भी जाल बिछाया। वह येज़िवेन को आमंत्रित करना चाहता था और फिर उसे खत्म करने के लिए प्राचीन फीनिक्स डोमेन की शक्ति का उपयोग करना चाहता था। कौन जानता था कि उसने अंत में गलत गणना की थी। येज़िवेन उसके जाल में नहीं फंसी। अंत में उसने आखिरी जाल भी बिछाया। यह स्वर्गीय फीनिक्स मैडन के दामाद के लिए मार्शल आर्ट प्रतियोगिता थी। जब तक येज़िवेन सामने आने की हिम्मत करेगी, वह उसके द्वारा मारा जाएगा। वह कैसे नहीं देख सकता था कि येज़िवेन केवल राजा के पद पर था। उसके जैसे भयानक अस्तित्व के सामने, जो गहरे दायरे में था, येज़िवेन कुछ भी नहीं था। येज़िवेन के लिए उसका विरोधी होना असंभव था। यदि येज़िवेन की मृत्यु अखाड़े में हुई होती, भले ही राजा ताइकांग अभी भी जीवित होते, तो उनके पास कहने का कोई बहाना नहीं होता। वो येज़िवेन के लिए चीज़ों को मुश्किल बनाना जारी नहीं रख पाएगा। कौन जानता था कि येज़िवेन अंत में दिखाई नहीं देगी। वह कुछ अनिच्छुक था, साथ ही वह कुछ खुश भी नजर आ रहे थे। येज़िवेन के उपस्थित न होने के कारण कोई फर्क नहीं पड़ता, अंत में वह जीत गया था। उसने सुंदरता जीत ली थी। उसके दिल में देवी आखिरकार उसकी होगी। उसके लिए, हालांकि यह संपूर्ण नहीं था, यह पर्याप्त था। आज इस मुकाम तक पहुंचने के लिए उन्होंने काफी अनुभव खर्च किया था। उन्होंने सैकड़ों साल पहले से योजना बनाना शुरू कर दिया था। उसने कबीले के उन बुजुर्गों के विचारों का इस्तेमाल किया था जो नहीं चाहते थे कि वंश बाहरी लोगों को दिया जाए। उन्होंने इस रक्त रेखा के लिए खुद को एक अनुकूल उम्मीदवार के रूप में बदल लिया था। तब उन्होंने एक एक करके उन उम्मीदवारों को हराने में काफी समय लगा दिया था। वह सबकी नज़रों में सबसे उपयुक्त उम्मीदवार बन गए थे। इसे हासिल करने के लिए उन्होंने सैकड़ों साल बिताए थे। जब वह सफल होने वाला था, तो येज़िवेन वास्तव में सामने आ गया था। उसने वास्तव में प्रकट होने का साहस किया था। उसके दिल में गुस्सा तुरंत जल गया। अगर फैंग लिंग ने कोई चाल नहीं चली होती, तो वह सबसे पहले चाल चलता। उसने येज़िवेन को पीट पीट कर मार डाला होता। पिछले सैकड़ों वर्षों से वे एक ही व्यक्ति के साए में जी रहे थे। वह व्यक्ति येज़िवेन था। वह एक अद्वितीय शत्रु था जिससे वह पहले कभी नहीं मिला था। सब उस एक वाक्य के कारण, क्षमा करें, मेरे दिल में पहले से ही कोई है। उसे विश्वास नहीं हुआ। उसे विश्वास नहीं था कि समय सब कुछ मिटा नहीं सकता। उस आदमी की तुलना में जिसे उसने सैकड़ों वर्षों से नहीं देखा था, उसका मानना कि वह अंतिम जीत हासिल कर सकता है। लेकिन अंत में भी वह अब भी उससे शादी नहीं करेगी। और यह सब येज़िवेन नाम के इस आदमी के कारण हुआ। अगर यह उसके लिए नहीं होता, तो वह ऐसी स्थिति में कैसे गिर सकता था। उसके हाथ में मुट्ठी का इरादा एक फीनिक्स के विशाल प्रेत में संघनित होता है। अभी अभी सजीव फीनिक्स की तुलना में यह थोड़ा भ्रामक लग रहा था, लेकिन इसकी शक्ति एक स्तर अधिक थी। फीनिक्स का यह प्रेत शून्य में सिकुड़ गया और फिर तुरंत दिव्य प्रकाश की एक अद्भुत मुट्ठी में बदल गया। इसने विशाल आकाश को विकृत कर दिया और येज़िवेन की बाहों की ओर फट गया। टकराना, बड़ी गर्जना हुई। येज़िवेन ने अपना हाथ उठाया और दिव्य प्रकाश उसकी दाहिनी हथेली पर भयंकर रूप से फूट पड़ा। पफ! येज़िवेन की हथेली पर अंतहीन खून बिखरा हुआ था और उसका मांस अचानक फट गया। दिव्य प्रकाश की यह फुहार सीधे उसकी हथेली पर दिव्यता के माध्यम से टूट गई और उसके शरीर में विस्फोट हो गया। उनका आंकड़ा कुछ कदम पीछे हट गया और तभी वह मुश्किल से इस भयानक शक्ति की भरपाई कर पाए। कोई सोच सकता है कि इस प्रहार की भयानक शक्ति कितनी भयानक थी। यह पिछले हमले से अलग था जो येज़िवेन का कुछ नहीं बिगाड़ सका। इस हमले ने सीधे तौर पर येज़िवेन को घायल कर दिया। इसने सभी को अंत में यह एहसास कराया कि येज़िवेन भगवान नहीं थी। वह अभी भी एक इंसान था। उनका चोटिल होना कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। ये बस इतना था कि येज़िवेन का पिछला प्रदर्शन बहुत मजबूत था। हालांकि येज़िवेन को हटा दिया गया था, लेकिन उसके चेहरे के हाव भाव में जरा सा भी बदलाव नहीं आया। इसके बजाय यह अधिक से अधिक उदासीन हो गया। उसके हाथ का घाव भी आश्चर्यजनक गति से भर गया।
ठीक होने के दौरान फीनिक्स के रोने की धीमी आवाज उसके शरीर में सुनी जा सकती थी। भाड़ में जाओ, तुम अभी तक मरे क्यों नहीं? फेंग युआन ने दहाड़ना जारी रखा, जब तक तुम मर नहीं जाते, मेंग हान हार नहीं मानेगा। इसलिए, तुम केवल मर सकते हो। फेंग युआन एक घायल जानवर की तरह धीमी आवाज में गुर्राता रहा, जिसके क्षेत्र पर आक्रमण किया गया था। उसकी आंखें खून से लाल थीं, और उसने एक शिवेन को देखा और उसके लिए एक शक्तिशाली अवसर बंद कर दिया गया था। उसका मुट्ठी का दबाव अतुलनीय रूप से भयानक था, जैसे कि वह पूरी तरह से शून्य को कुचल सकता था। आप चाहते हैं कि मैं मर जाऊं? दिलचस्प है, मैं आपको बताना भूल गया, मैं एक पुराना चीनी दवा चिकित्सक हूं। मैं सभी प्रकार की अवज्ञा का इलाज करने में माहिर हूं। ये ज़िवेन चिल्लाया और सीधे फेंग युआन की दिशा में कदम रखा। उसके पैरों के नीचे अनगिनत सुनहरी लहरें दिखाई दीं और शून्य में घुस गईं। हर कोई हैरान रह गया। फेंग युआन के लगातार हमलों के तहत ये ज़िवेन ने कमजोरी का मामूली संकेत नहीं दिखाया। उल्टा वह हमला करता रहा। बूम बूम बूम, दोनों पक्षों के बीच हुई टक्कर ने शून्य में एक भयावह ऊर्जा उन्माद पैदा कर दिया। ये दो लोग केवल कुछ 100 साल के हैं, वे 1000 साल के भी नहीं हैं, फिर भी वे पहले ही इस हद तक बढ़ चुके हैं। मुझे डर है कि पुरानी पीढ़ी के विशेषज्ञ भी इतनी ताकत नहीं रख सकते। अगर यह जारी रहा तो उन्हें कौन दबा सकता है? कुछ 100 साल पुराने मिस्टीरियस रेल्म को एक शीर्ष व्यक्ति माना जाता है, चाहे वह कहीं भी हो। मैंने मूल रूप से सोचा था कि फेंग युआन पहले से ही बेहद अत्याचारी था, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये ज़िवेन जरा सा भी नीच नहीं है। वास्तव में ऐसा लगता है कि वह और भी मजबूत है। इन दोनों के पास अपने दांव को साबित करने की क्षमता है। भविष्य में उन्हें या तो राजा का ताज पहनाया जाएगा या वे देवता बन जाएंगे। वे दोनों एक अभूतपूर्व रास्ते पर चलेंगे। सभी प्रकार की अवज्ञा को ठीक करने में माहिर हैं। कितना अहंकारी है। इस समय फेंग युआन का चेहरा उदास था। वह आगे बढ़ा और अंतहीन लपटें उसकी मुट्ठी पर घनीभूत होने लगीं। भले ही वह बहुत दूर था, फिर भी उसने प्रकाश से भरे आकाश को उड़ा दिया, जो मुट्ठी सिद्धांत में बदल गया। मुट्ठी ये ज़िवेन पर जमकर गिरी और शून्य में एक बड़ा छेद हो गया। यह अहंकार है या नहीं, आप एक बार कोशिश करके जान जाएंगे। ये ज़िवेन ने उपहास किया। प्रकाश की सुनहरी किरणें लगातार उसके पैरों के नीचे दिखाई देने लगीं, जो आग की लपटों के अचानक हमले में डूब गईं। बूम! अचानक शून्य पागलपन से बिखर गया। अराजकता से अनगिनत लपटें निकलीं और तुरंत एक शिवेन की ओर जल उठीं। शून्य में लपटें एक विशाल फीनिक्स में संघनित हो गईं। पंखों पर भयानक चमक बिखेरती रोशनी बह रही थी। फीनिक्स, उन्होंने वास्तव में एक फीनिक्स को संघनित किया। हालांकि यह आग की लपटों से स्पष्ट रूप से संघनित है, यह बस जीवन जैसा है। अगर यह इस तथ्य के लिए नहीं था कि जीवित प्राणी की कोई आभा नहीं है, तो मुझे डर है कि मैं इसे बिल्कुल भी अलग नहीं कर पाऊंगा। इस अतुलनीय रूप से विशाल फीनिक्स के पंजे दो विशाल चिमटे की तरह थे और ये ज़िवेन की दिशा की ओर जमकर लपके। आकाश जहां भी गया आग के समुद्र में बदल गया। इसके अलावा यह आग का साधारण समुद्र नहीं था। इसके विपरीत यह तुरंत आग की लपटों के क्षेत्र में बदल गया। जैसे ही फीनिक्स ने उड़ान भरी, इसने तुरंत एक विशाल डोमेन बना लिया और सीधे ये ज़िवेन को घेर लिया। वह ये ज़िवेन को अपने अधिकार क्षेत्र में लाना चाहता था और फिर उसे सीधे मार देना चाहता था। ये शिवेन ने ठंडी सांस ली। वह इसे कैसे नहीं देख सकता था? उसके लिए यह सब कुछ नहीं था। उसने एक कदम आगे बढ़ाया, अपनी 5 उंगलियों को मुट्ठी में जकड़ लिया और अंतहीन मुट्ठी का इरादा उसकी मुट्ठी पर घनीभूत हो गया। शक्तिशाली दबाव एक पल में संघनित हो गया और अचानक एक विशाल ब्रह्मांड बन गया। यह ब्रह्मांड केंद्र के रूप में ये ज़िवेन के साथ सीधे विस्तारित हुआ, जैसे कि एक वास्तविक ब्रह्मांड का जन्म हो रहा था। और ये ज़िवेन, जो ब्रह्मांड के केंद्र में खड़ा था, ब्रह्मांड के केंद्र का वास्तविक परमेश्वर था, जो स्वर्ग पर शासन कर रहा था और कोई विरोध नहीं कर सकता था। इसके तुरंत बाद आग का समुद्र और लपटें भयंकर रूप से टकराईं, मानो दो विशाल संसार आपस में टकरा गए हों। यह बेहद भयानक था। जिस स्थान पर टक्कर हुई, वहां असंख्य विश्व नियम तुरंत ढह गए और एक दूसरे में समा गए। यह शून्य में दो लोगों की मुट्ठी के इरादे की टक्कर थी। टकराव में दोनों पक्ष पहले ही वास्तविक आग से लड़ चुके थे और बिल्कुल भी पीछे नहीं हटे। यह बेकार है। जैसा कि मैंने कहा, मैं सभी प्रकार की अवज्ञा में विशेषज्ञ हूं। ये ज़िवेन के काले बाल उड़ गए और आसमान में बेतहाशा नाचने लगे। उसकी आंखें और भी भयंकर हो गईं। ये ज़िवेन शांत और रचनाशील थी। वह जोर से चिल्लाया और अनगिनत सुनहरी लहरें उसके पैरों के नीचे आ गईं, सुनहरी तलवारें बन गईं और आग के समुद्र में भयंकर रूप से गिर गईं। सैकड़ों और हजारों सुनहरी तलवारों ने सब कुछ तोड़ दिया और तलवार की आभा से सभी लपटें भस्म हो गईं और तुरंत टुकड़ों में कट गईं। फिर इस समय ये सुनहरी तलवारें सीधे शून्य में घनीभूत हो गईं और अतुलनीय रूप से शक्तिशाली तलवार का दबाव भड़क उठा। एक स्वर्गीय खजाना तलवार में बदल गया और फिर सीधे विशाल फीनिक्स की ओर खिसक गया।
इस समय लड़ाई देख रहे प्रमुख बलों के कई लॉर्ड्स का रंग तुरंत बदल गया, और जब उन्होंने येशिवेन को देखा तो उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। यहाँ तक जुबान साम्राज्य के स्वामी भी इस तरह के हमले को रोकने में सक्षम नहीं होंगे, लेकिन येजिवेन लापरवाही से इस तरह के हमले को शुरू करने में सक्षम थी। क्या इसका मतलब यह नहीं था कि उसकी ताकत हुआन क्षेत्र के सामान्य आकाओं से कहीं अधिक थी? इसमें कोई आश्चर्य नहीं था कि उसके पास इतना साहस था। उसने प्राचीन फीनिक्स वर्ल्ड को चुनौती देने का साहस किया था और हुआ मैदान को छीनने के लिए खुले तौर पर शोर मचाया था। उसका समर्थन करने की इतनी ताकत के बिना वह सही होने पर भी कुछ नहीं कर पाएगा। इसके अलावा ज्यादातर लोगों की राय में येजिवेन सही होने से बहुत दूर थी। वास्तव में कई राजा रैंक के विशेषज्ञों ने अपनी आंखें खोलने की हिम्मत भी नहीं की। उनकी निगाहें इन्हीं दो लोगों पर टिकी थीं। चाहे वह फैंग युआन हो या येजिवेन, उनके आक्रमण का उनके लिए बहुत संदर्भ मूल्य था। जब वे गहन लोक में कदम रखेंगे तो यह उनके लिए बहुत लाभकारी होगा। गहन दायरे के विशेषज्ञ बहुत दुर्लभ थे, इसलिए गहन दायरे के विशेषज्ञों के बीच लड़ाई स्वाभाविक रूप से और भी दुर्लभ थी। कई राजा रैंक के विशेषज्ञों ने अपने पूरे जीवन में गहन क्षेत्र के विशेषज्ञों के बीच लड़ाई भी नहीं देखी थी। इसके अलावा ये दो लोग स्पष्ट रूप से चोटी के विशेषज्ञ थे जो पहले से ही प्रारंभिक गहन जीवन चरण में कदम रख चुके थे। इससे उन्हें ईर्ष्या और ईर्ष्या दोनों महसूस हुई। वे ईर्ष्यालु थे कि वे पहले से ही गहन जीवन स्तर पर पहुंच चुके थे, जिसे कई लोग केवल कुछ 100 साल की उम्र में ही अपने पूरे जीवन में पहुंचने का सपना देख सकते थे। ये दो लोग केवल कुछ 100 वर्ष के थे, फिर भी वे इतनी कम उम्र में ही गहन जीवन अवस्था में कदम रख चुके थे। दूसरी ओर वे पहले से ही हजारों वर्षों से जीवित थे, फिर भी वे गहन जीवन अवस्था में कदम रखने में असमर्थ थे। इसका अर्थ यह भी था कि भविष्य में गहन जीवन अवस्था में कदम रखना उनके लिए अत्यंत कठिन होगा। यह बात सब अपने मन में जानते थे, इसलिए उन्हें हर संभव अवसर को पकड़ना था और ऊर्जा को अवशोषित करने की पूरी कोशिश करनी थी। वे मूर्ख नहीं थे, ये हजारों साल व्यर्थ नहीं गए थे। उनकी नींव अतुलनीय रूप से गहरी थी। अप्रत्याशित रूप से वे कुछ तरकीबों के माध्यम से देखने में सक्षम थे। इसके अलावा कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्हें बहुत फायदा हुआ था। यदि वे भविष्य में गहन जीवन अवस्था को पार करना चाहते हैं तो उनकी सफलता की संभावना बहुत बढ़ जाएगी। बहुत से लोग अवाक रह गए। हमले की ताकत हैरान करने वाली थी। यह येजिवेन वास्तव में फैंग युआन से लड़ सकती है। यहाँ तक प्राचीन फीनिक्स क्षेत्र की कुछ पुरानी प्राचीन वस्तुओं में भी जब उन्होंने इस दृश्य को देखा तो उनकी अभिव्यक्ति में बदलाव आया। उन्होंने सोचा था कि फैंग युआन युवा पीढ़ी के बीच अजेय थी। भले ही वह प्रोफाउंड वर्ल्ड बैटलफील्ड में अजेय न हो, फिर भी वह एक स्थान पर कब्जा करने में सक्षम होगा। किसने सोचा होगा कि येजिवेन फैंग युआन से लड़ने में सक्षम होगी? यह बस एक चमत्कार जैसा था। सभी प्रकार के असंतोष से निपटने में माहिर हैं। दिलचस्प, दिलचस्प। किनली ने एक और शराब पी और मुस्कुराते हुए कहा। उन्होंने महसूस किया कि उनके साथी वंश अधिक से अधिक दिलचस्प होते जा रहे थे। जब से यह साथी कबीले प्रकट हुआ था, वह बार बार अपनी अपेक्षाओं से अधिक हो गया था। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह वास्तव में इतने कम समय में गहन जीवन अवस्था में कदम रख पाएगा। न केवल उसने गहन जीवन चरण में कदम रखा था, बल्कि हाइवया ने भी गहन जीवन चरण में कदम नहीं रखा था। गहन जीवन अवस्था में कदम रखने का मतलब यह नहीं था कि किसी की तुलना तुरंत उन पुराने साथियों से की जा सकती है जिन्होंने पहले गहन जीवन अवस्था में कदम रखा था। उनके पास अतुलनीय रूप से गहरा संचय था। उनमें से कुछ ने सैकड़ों वर्षों या यहाँ तक कि हजारों वर्षों के लिए गहन जीवन अवस्था में कदम रखा था। उन्होंने गहन जीवन अवस्था में अपनी साधना को दबा दिया था और एक झटके में अगले कुछ क्षेत्रों में जाने की योजना बनाई थी। इसलिए भले ही हाइवया ने इसी तरह प्रोफाउंड लाइफ स्टेज में कदम रखा था और एओशिबा द्वारा इतनी बुरी तरह से अपमानित किया गया था, फिर भी उसने एओशिबा के साथ जल्दबाजी में परेशानी खोजने की हिम्मत नहीं की। समुद्र देवता का पुत्र, कितनी बड़ी ख्याति है। हालांकि इतनी कम उम्र में गहन जीवन मंच में कदम रखने में सक्षम होने के लिए उनमें से किसकी पृष्ठभूमि असाधारण नहीं थी। उनमें से किसके पास असाधारण रक्त रेखा नहीं थी। यह कहने की बात नहीं है कि एओशिबा के पास गोल्डन ड्रैगन कबीले की वंशावली थी, यहाँ तक खुद हाइवया की भी एक असाधारण पृष्ठभूमि थी। इस स्तर पर यह कहा जा सकता है कि अब कोई सामान्य व्यक्ति नहीं था, केवल रईस थे। बहुत से लोग बहुत साधारण लग सकते हैं और इस व्यक्ति की पहचान नहीं जानते हैं। हालांकि एक बार उनके पूर्वज के नाम का उल्लेख किया गया था, यह आमतौर पर प्रसिद्ध होगा और स्वर्ग को हिला सकता है। हालांकि किसी के पूर्वज की पहचान उसकी वर्तमान ताकत का प्रतिनिधित्व नहीं करती थी, फिर भी उसका पूर्वज जितना अधिक गौरवशाली होता था उतने ही अधिक संसाधन वे अपने पीछे छोड़ जाते थे। यह आम लोगों की कल्पना की सीमा से बहुत आगे था। यह उन कुलों के लिए विशेष रूप से सच था जिन्होंने शीर्षक वाले राजाओं और सम्राटों का उत्पादन किया था। वे अत्यंत प्रतापी थे और उनके पास ऐसा धन था जिसकी सामान्य लोग कल्पना भी नहीं कर सकते थे। इस येशिवेन की पृष्ठभूमि क्या थी? वहीं कई लोग उनके जैसा ही सोच रहे थे। वास्तव में येशिवेन की पहचान क्या थी?
क्या वह सिर्फ मार्किस कबीले का शिष्य था? जिस तरह से वे इसे देखते थे ऐसा नहीं लगता था। ये कबीले की प्राचीन वीरानी में एक शानदार प्रतिष्ठा थी। हालांकि इन लोगों की नज़र में यह मूल रूप से कुछ भी नहीं था। मार्क्विस शीर्षक, इसका क्या मतलब था? केवल शीर्षक वाले राजाओं द्वारा स्थापित सेनाएं ही उनकी आंखों में प्रवेश कर सकेंगी। ये चोटी के विशेषज्ञ अक्सर शीर्षक वाले राजाओं के खानदान से आते थे। उदाहरण के लिए फैंग युआन। हालांकि वह भी फीनिक्स कबीले से था, फिर भी फीनिक्स कबीले में अनगिनत रक्त संबंध थे। उन सभी ने टाइटल किंग्स का निर्माण नहीं किया था, और जिन वंशों ने शीर्षक वाले राजाओं को उत्पन्न किया था वे स्वाभाविक रूप से फीनिक्स कबीले के प्रत्यक्ष वंशज बन गए। स्वाभाविक रूप से वे बड़े रक्त संबंध भी बन जाएंगे जो हर किसी के ऊपर खड़े होंगे। और फैंग युआन इन रक्त रेखाओं में से एक से आया था। ये जिवेन जैसा अद्भुत व्यक्ति इतने औसत दर्जे के कबीले से कैसे आ सकता है? हालांकि किनली के मुंह के कोने कुछ आत्महीन मुस्कान के साथ चमक उठे। वह अपने आप से बड़बड़ाया, ऐसा लगता है कि मैं वास्तव में एक राक्षसी बाधा में गिर गया हूं। किसने कहा कि नायकों को उन चरम शक्तियों से आना चाहिए? उन अतुलनीय रूप से गौरवशाली ताकतों को आज कई पूर्वजों द्वारा स्थापित किया गया था जो अतीत में केवल सामान्य लोग थे। मैंने वास्तव में दुनिया के नायकों को कम करके आंका है। जब हर कोई उत्साह से चर्चा कर रहा था, आकाश में येजिवेन और फैंग युआन के बीच की लड़ाई पहले से ही पूर्णता के बिंदु पर पहुंच चुकी थी। येजिवेन ने लापरवाही से आसमान में हमला किया। सुनहरी मुट्ठी की लहरों ने सुनहरी बिजली का निर्माण किया जो ब्रह्मांड में बदल गई, जिसने आकाश और पृथ्वी को धुंधला कर दिया जब उन्होंने फैंग युआन पर बमबारी की। येजिवेन की तुलना में फैंग युआन और भी अधिक अनियंत्रित थी। वह सीधे इन सुनहरी लहरों और तेज तलवारों के बीच दौड़ा। नानमिंगली फायर जो उनके शरीर की रक्षा कर रहा था, 10 मीटर के दायरे में सभी सुनहरी तरंगों को सीधे वाष्पित कर दिया। ये सुनहरी लहरें उसके लिए कोई मुकाबला नहीं थीं। वे उसके करीब भी नहीं जा सके। उसके आसपास के सभी कानूनों ने अपना प्रभाव खो दिया। केवल अग्नि का नियम ही हमेशा के लिए अस्तित्व में रह सकता है। उसके चारों ओर आग के नियम की शक्ति को कोई हिला नहीं सकता था। मेरे लिए तोड़ो, फैंग युआन जोर से चिल्लाया। उसके शरीर पर आग की लपटें घनीभूत हो गईं और उसने एक के बाद एक मुक्के बरसाए। प्रत्येक पंच से एक विशाल फीनिक्स आग निकल सकती थी जो आकाश को कुचलने में सक्षम प्रतीत होती थी। मेरे लिए सब कुछ दबा दो। ये जिवेन मात नहीं खाना चाहते थे। उन्होंने सीधे फैंग युआन का सामना किया। उसके हाथ सीधे अंतहीन सुनहरी रोशनी बिखेरते हैं। सब कुछ पूरी तरह से बिखरा हुआ था। उसने जबरन फैंग युआन की ओर एक रास्ता खोल दिया। वह एक अधिपति की तरह पागल हो रहा था। उनके शरीर में भयानक आभा थी। फैंग युआन की मुट्ठी की गति अद्वितीय थी। हालांकि ये शिवेन की गति सामान्य नहीं थी। उसने बिल्कुल भी संकोच नहीं किया और सीधे फैंग युआन के सामने दौड़ पड़ा। एक विशाल सुनहरा हाथ उड़ गया और फैंग युआन को ढांकते हुए मौके पर एक विशाल सुनहरे पिंजरे में बदल गया। यह ऐसा था मानो वह पूरी दुनिया को सील करना चाहता हो। इसके हाथ से कोई नहीं बच पाएगा। यह अत्यंत शक्तिशाली था। उसका सुनहरा हाथ एक पिंजरे में तब्दील हो गया जिसने पलक झपकते ही सब कुछ दबा दिया। स्वर्ग और पृथ्वी इस पिंजरे के सामने थे और वे इसका विरोध करने के लिए कुछ भी नहीं कर सकते थे। उसी समय एक अविश्वसनीय शक्ति उसमें से निकली। वह क्या है? कई अत्याचारी पुराने प्राचीन वस्तुओं ने एक के बाद एक अपनी जादुई आंखें खोली और सुनहरे हाथ को देखा। उन सभी ने पाया कि यह सुनहरा हाथ असाधारण था। यह साधारण सुनहरे हाथ की तरह सरल नहीं था। इसके विपरीत इसमें एक शक्तिशाली शक्ति थी जिसने सब कुछ दबा दिया। ऐसा लग रहा था जैसे वह दुनिया की हर चीज को दबा देना चाहता हो। उन्होंने अपनी जादुई आंखें खोली और तुरंत सभी भ्रमों को देखा। इस समय उन्होंने स्पष्ट रूप से देखा कि यह सुनहरा हाथ एक विशाल सील वर्ण द्वारा बनाया गया था। इस विशाल सील अक्षर ने शब्दों की एक किताब बनाई जो आकाश में चमकीली चमकी। इसने सभी प्रकार की शक्तियों का दमन किया। कानून और कानूनों सहित सब कुछ इस सील चरित्र के सामने कुछ भी नहीं था। वह क्या है? उसके पास वास्तव में एक छद्म दाव है। बहुत से लोग तुरंत भयभीत थे। यदि ये जिवेन गहन जीवन अवस्था का एक साधारण विशेषज्ञ होना उन्हें भयभीत करने के लिए पर्याप्त नहीं था, तो सील शब्द ने सभी को पूरी तरह से चौंका दिया था। यह कैसे संभव है? यहाँ तक कई पुरानी प्राचीन वस्तुएं और पुराने वरिष्ठ जिन्हें मैं जानता हूँ, उनके पास यह छद्म दावरून नहीं है। उसके जैसे जूनियर के पास यह कैसे हो सकता है? वह प्राचीन वीरानी से आया था। प्राचीन वीरानी कई साल पहले दानव क्षेत्र हुआ करती थी। क्या आप सभी भूल गए हैं कि प्राचीन वीरानी समय की अवधि के लिए अत्यंत गौरवशाली हुआ करती थी? यह दानव जाति का मुख्यालय था। कौन जानता है कि स्वर्ग को हिला देने वाले कितने पात्र वहां से आए हैं? हमें कम मत समझो, कमीने। इस समय प्राचीन सूनेपन में हर कोई भीड़ के हैरान करने वाले भावों को देखकर गर्व और हर्षित महसूस कर रहा था। दानव क्षेत्र की महिमा कुछ ऐसी थी जो सुदूर अतीत में घटित हुई थी। यह कुछ ऐसा भी था जो पौराणिक युग से पहले हुआ था। स्वाभाविक रूप से उस युग की घटनाओं का वर्तमान के लोगों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा।
फिर भी दानव क्षेत्र एक बार गौरवशाली रहा था। शायद उस जमाने के पात्र एक के बाद एक मर चुके थे। हालांकि उन पात्रों ने जो विरासत छोड़ी थी उसकी अभी भी पूरी तरह से खुदाई नहीं की गई थी। इस समय वे अंत में गर्व से कह सकते थे, तुम देश के बेवकूफों, क्या तुमने वास्तव में एक टाइकून देखा है? कई दुनियाओं में छद्म दाव रन बेहद दुर्लभ थे। हालांकि प्राचीन वीरानी की ताकतों के लिए जिनके पास कुछ छद्म दाव नहीं थे, उनकी सेना में छद्म दाव भी मौजूद थे। हालांकि उनमें से बहुत से नहीं थे। छद्म दाव रन क्या थे? वे उन पात्रों द्वारा उपयोग किए गए पात्र थे जिन्होंने वास्तव में दाव की पुष्टि की थी। उनके पात्र सामान्य पात्र नहीं थे, बल्कि वे नियमों, कानूनों और पात्रों की समझ के केंद्रित अवतार थे। हालांकि छद्म दाव रन की तरह अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं थे, क्योंकि उन्हें छद्म दाव रन कहा जाता था। स्वाभाविक रूप से उनके पास दाव रन की कुछ सर्वोच्च शक्ति थी। साधारण लोग उन्हें समझ नहीं पाते थे। अगर कोई छद्म दाव रून प्राप्त कर सकता है, भले ही वे केवल एक शब्द को समझ सकें, तो वे ऊपर उठने और दुनिया को हिला देने वाले विशेषज्ञ बनने में सक्षम होंगे। जो लोग छद्म दाव रन को पीछे छोड़ सकते थे, वे सभी अतीत में प्रसिद्ध पात्र थे। स्वाभाविक रूप से यदि कोई छद्म दाव रून्स को समझ सकता है तो एक अद्वितीय बिजलीघर बनना मुश्किल नहीं होगा। इसे स्पष्ट रूप से कहने के लिए, डाव रून्स उन पात्रों द्वारा उपयोग किए गए थे जिन्होंने डाव को अपने डाव को रिकॉर्ड करने की पुष्टि की थी। वे देखने के लिए नहीं थे, बल्कि अपने दिल से अनुभव करने के लिए थे। प्रमुख बलों में केवल छद्म दाव की संख्या से कोई भी देख सकता है कि अतीत में दानव क्षेत्र कितना शानदार था। शायद इतने सारे लोग थे जिन्होंने दाव की पुष्टि की थी कि अन्य दुनिया भी पकड़ में नहीं आ सकती थी। वहां तक सोचते हुए बहुत से लोगों की आंखों में लालच के भाव भी थे। यह एक छद्म दाव रून था। यदि वे इसे प्राप्त कर सकें और इसे समझ सकें, तो वे कम से कम एक अद्वितीय आकृति बन जाएंगे, एक ऐसी आकृति जो आकाश और पृथ्वी को हिला सकती है। तू जिवेन ने अपने शरीर के भीतर यिन यांग जीवन और मृत्यु आरेख को दबाने के लिए इस सील चरित्र का उपयोग किया था। न केवल यिन यांग जीवन और मृत्यु आरेख, बल्कि उसके शरीर के भीतर दानव बीज भी। यह भी इस मोहर चरित्र से दबा जा रहा था। उस समय येजिवेन के शरीर में ये दो घाव थे, इसलिए यह कहा जा सकता है कि उसके पास अपनी युद्ध शक्ति का आधा भी नहीं था। अब न केवल दानव का बीज टूट गया था, बल्कि यह उसका पोषण भी बन गया था, जिससे उसे दिव्य क्षेत्र से सीधे राजा के दायरे में प्रवेश करने में मदद मिली। निर्वाण पूल में लड़ाई के बाद उसके शरीर में यिन यांग जीवन और मृत्यु आरेख पूरी तरह से सिद्ध हो चुका था, इसलिए इसे दबाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। उसकी युद्ध शक्ति भी पुनर्तः मुक्त हो चुकी थी। यही वजह थी कि उनमें इतना आत्मविश्वास था। उन्होंने लंबे समय से पूर्ण पैमाने पर लड़ाई की कोशिश नहीं की थी। दानव बीज और यिन यांग जीवन और मृत्यु आरेख के अस्तित्व के कारण वह लगभग केवल अपनी टांगों के बीच अपनी पूंछ से ही लड़ सकता था। यह इस समय के विपरीत था जहां वह अपने दिल की सामग्री से लड़ सकता था। और वास्तव में आज़ाद होने के बाद उनका पहला वास्तविक प्रतिद्वंद्वी फेंग युआन था। इस तरह के अत्याचारी व्यक्ति के सामने वह बिना किसी हिचकिचाहट के सीधे हमला कर सकता था। उसे किसी बात की चिंता नहीं करनी पड़ती थी। येजिवेन के शब्द सील ने सब कुछ सील कर दिया। सभी सिद्धांत और नियम एक पल में बहना बंद हो गए और अलग थलग पड़ने लगे। सील शब्द एक बड़े हाथ में तब्दील हो गया और बिजली की गति से फेंग युआन की ओर बढ़ने लगा। यह धीमा लग रहा था, लेकिन यह वास्तव में बहुत तेज था। वास्तव में यह इतना तेज था कि इसने एक पल में ही आकाश को चीर डाला। हालांकि इस समय जब सभी ने सोचा कि येजिवेन सब कुछ नियंत्रित करने वाली थी और फेंग युआन को सीधे दबाने के लिए सील चरित्र का उपयोग करने वाली थी, फेंग युआन ने आखिरकार अपनी चाल चली। उसने अचानक अपनी आंखें खोली और चिल्लाने के लिए अपना मुंह खोला। आग शून्य में अनगिनत लपटें उसके शरीर के चारों ओर घनीभूत होने लगीं, जिससे तुरंत आग का समुद्र बन गया। इन लपटों से एक प्राचीन चरित्र धीरे धीरे उभरा, जिसमें एक भयानक आभा थी जो स्वर्ग और पृथ्वी को नष्ट कर सकती थी। एक पल में यह येजिवेन के सील चरित्र की ओर फटा। बूम! भयानक! यह एक भयानक टक्कर थी। शून्य में दो प्राचीन पात्र आपस में टकरा गए। एक सील पात्र था और दूसरा अग्नि पात्र था। दोनों महान शक्ति वाले भयानक प्राचीन पात्र थे। ध्यान में मरने से पहले दोनों एक वरिष्ठ की जीवन भर की शक्ति से संघनित थे। इसे धरती को चकनाचूर करने वाला कहा जा सकता है। हर कोई हैरान रह गया। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि येजिवेन के सील चरित्र के दमन के तहत फेंग युआन में अभी भी लड़ने की ताकत है। उनके शरीर पर एक प्राचीन चरित्र भी था। इन ताकतों के बड़े शॉट्स की नज़र में वे बेहद व्यथित थे। यह केवल प्राकृतिक संसाधनों का लापरवाह अपव्यय था। चाहे वह प्राचीन फीनिक्स डोमेन हो या प्राचीन उजाड़ युग, छद्म दाव रून्स हर जगह थे। वे पूरी तरह लबालब थे। अन्यथा वे युवा पीढ़ी को उपयोग करने के लिए क्यों दिए जाते? उनकी दुनिया में एक अस्तित्व की उपस्थिति जो छद्म दाव रून्स को संघनित कर सकती थी, पहले से ही एक पृथ्वी बिखरने वाली घटना थी। फिर भी जिस सर्वशक्तिमान के पास छद्म दाव रून्स को संघनित करने की क्षमता थी,
वह छद्म डाओ रून्स को संघनित करने के लिए तैयार नहीं हो सकता है ताकि युवा पीढ़ी इससे लाभान्वित हो सके। इसके अलावा इस बात की बहुत अधिक संभावना थी कि वे असफल होंगे। इसलिए छद्म डाओ रून्स उनकी दृष्टि में बहुत दुर्लभ थे। यहाँ तक उनके जैसी बड़ी ताकतों के आकाओं ने भी केवल छद्म डाओ रून्स को ही देखा था। अब वे वास्तव में छद्म डाओ रून्स की टक्कर देख सकते थे। उनके लिए यह यात्रा बिल्कुल व्यर्थ नहीं थी। वास्तव में बहुत से लोगों ने अपने हृदयों में आहें भरीं। ये दोनों युवा जूनियर्स बहुत कमाल के थे। नई पीढ़ी वास्तव में पुरानी को पार कर गई। वे समुद्र तट पर थप्पड़ मारने जा रहे थे। टकराना, वह एक भयानक टक्कर थी। चाहे वह फायर कैरेक्टर हो या सील कैरेक्टर, दोनों ही बेहद भयानक कहे जा सकते हैं। जिस क्षण वे एक दूसरे से टकराए, वे सीधे चरम पर पहुंच गए, शानदार चमक बिखेरते हुए। यह पृथ्वी से टकराने वाले धूमकेतु की तरह एक तीव्र टक्कर थी। एक पल के लिए पूरी दुनिया खामोश लग रही थी। सभी को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। वे केवल स्वर्ग और पृथ्वी के बीच की शून्यता में दो विशाल प्राचीन पात्रों की टक्कर देख सकते थे। एक काली काली अराजकता प्रकट करते हुए पूरा शून्य चुपचाप ढह गया। अनगिनत कोलाहल उंडेले और बादलों की तरह नीचे गिरे, सब कुछ तहस नहस कर डाला। यह दृश्य बहुत ही भयानक लग रहा था। सब पहले ही सब कुछ भूल चुके थे। वे अपने सामने सब कुछ एक टकटकी लगाए निहार रहे थे। दो पुराने किरदारों की टक्कर ने सबका ध्यान खींच लिया था। यह ग्रेट डाउ की शुद्ध प्रतियोगिता थी। चाहे वह सील शब्द हो या फायर शब्द, वे महान दाव की जीवन भर की समझ थे। हालांकि समझने के बिंदु अलग अलग थे। चाहे वह सील शब्द हो या अग्नि शब्द, यह उनके लिए बस अप्राप्य था। यह एक प्रकार का क्षेत्र था, एक ऐसा क्षेत्र जो हर किसी की समझ से बहुत परे था। कोई भी शब्द जीवन भर के लिए अध्ययन करने योग्य था। इस तरह की टक्कर तो दूर की बात है। फेंग युआन की अभिव्यक्ति उदासीन थी। उसकी आंखें बहुत उदासीन थीं। ये जिवेन का प्रतिबिंब उसकी आंखों में झलक रहा था। उन्होंने ठंडेपन से कहा, यह बेकार है। आप मेरे विरोधी नहीं हो सकते। हालांकि मुझे बहुत आश्चर्य है कि आपके पास ऐसा छद्म दाव रून है। आप मेरे विरोधी नहीं हो सकते। अग्नि शब्द 5 का सार है तत्व। यह दुनिया के सबसे शक्तिशाली शब्दों में से एक है। यह नियम भी है और कानून भी। यह ऐसा कुछ नहीं है जिसका आप विरोध कर सकें। क्या ऐसा है? ये शिवेन को जरा सी भी झिझक नहीं थी। वह एक बार फिर मारने के लिए दौड़ा। उसने बड़ी चक्की के पाट की तरह अपनी मुट्ठी घुमाई। उसकी एक एक मुट्ठी 1000 कट्टियों से अधिक भारी थी। यह बहुत भयानक था। यह ऐसा था जैसे ब्रह्मांड के तारे सीधे जमीन पर गिर गए हों। भले ही यह अग्नि शब्द है तो क्या आप नहीं समझते हैं? प्रत्येक वरिष्ठ जो इस कदम पर पहुंच गया है, एक पृथ्वी टूटने वाला अस्तित्व है। चाहे वह अग्नि शब्द हो या सील शब्द, हमारे स्तर पर कोई अंतर नहीं है। क्या आपको लगता है कि अग्नि शब्द पर आपकी महारत मुझसे आगे निकल सकती है? ये जिवेन ने तिरस्कारपूर्वक उपहास किया। बूम बूम बूम। शून्य में दो प्राचीन शब्दों के टकराने से सभी के होश उड़ गए। वे ठंडी हवा में सांस लिए बिना नहीं रह सके। बहुत से लोग जिनकी नीयत खराब थी वे मदद नहीं कर सकते थे, लेकिन इस समय कुछ संदेह हैं। इस स्तर की टक्कर में भले ही वे इन प्राचीन शब्दों पर हमला करना चाहें, वे प्राचीन शब्दों के हमले का सामना नहीं कर पाएंगे। उनका पूरी तरह से सफाया कर दिया जाएगा। फेंग युआन के शब्द आग को पृथ्वी को चकनाचूर करने वाली विनाशकारी शक्ति कहा जा सकता है। शब्द अग्नि मूल रूप से विनाश का प्रतिनिधित्व करता था। सब कुछ नष्ट करके ही कोई पुनर्जन्म ले सकता है। अग्नि शब्द विनाश के अर्थ का प्रतिनिधित्व करता है। इसके विपरीत ये जिवेन का शब्द सील इस विनाशकारी शक्ति पर मुहर लगाने के लिए था। सील शब्द से दुनिया की कोई भी चीज नहीं बच सकती। किसी के लिए या किसी भी बल के लिए सील शब्द के प्रभाव में परेशानी पैदा करना बेकार होगा। इसके विपरीत यह एक हास्यास्पद मजाक होगा। एक नष्ट करने की पूरी कोशिश कर रहा था, जबकि दूसरा उसे रोकने की पूरी कोशिश कर रहा था, उसे नष्ट नहीं होने दे रहा था। यह दो प्रकार के दाउस के बीच का टकराव था। साथ ही ये जिवेन और फेंग युआन के बीच भी टकराव था। जैसा कि ये जिवेन ने कहा था, जो छद्म दाव रून्स को संघनित कर सकते थे उन्हें मजबूत और कमजोर लोगों में विभाजित किया जा सकता था। हालांकि ये जिवेन और फेंग युआन के स्तर के लोगों की ताकत में कोई अंतर नहीं था। उनके लिए वास्तविक निर्णायक कारक यह नहीं था कि दो प्राचीन पात्रों में से कौन अधिक शक्तिशाली था, लेकिन प्राचीन पात्रों की बेहतर समझ किसके पास थी। प्रभुत्व में प्रतिस्पर्धा। आप कितने सालों से खेती कर रहे हैं? मैंने अग्नि शब्द सैकड़ों वर्ष पहले ही प्राप्त कर लिया है। मैं दिन रात इसका अध्ययन कर रहा हूँ। क्या आपको लगता है कि आपकी तुलना मुझसे की जा सकती है? मैं फीनिक्स कबीले से हूँ। अग्नि शब्द सहज रूप से मेरे भाग्य के अनुकूल है। मैंने इसे पहले ही पूर्णता की पराकाष्ठा तक परिष्कृत कर लिया है। क्या आपको लगता है कि आप मेरे विरोधी हैं? हास्यास्पद। फेंग युआन जोर से हंसी में फूट पड़ा। उसकी अभिव्यक्ति बर्फ जैसी ठंडी थी और उसका स्वर कठोर था। वह बस ये जिवेन को मारना चाहता था।
वह उसे कोई रास्ता नहीं देना चाहता था। क्या ऐसा लगता है कि येज़िवेन खतरे में है? मैंने मूल रूप से सोचा था कि वह सील शब्द का उपयोग करके इस युद्ध के परिणाम का निर्धारण करने में सक्षम होंगे। किसने सोचा होगा कि फैंग युआन का भी एक प्राचीन चरित्र है? इसके अलावा इसमें उसकी महारत येशिवेन से भी अधिक गहरी प्रतीत होती है। ये युवा लोग वास्तव में अत्याचारी और भयानक हैं। मुझे डर है कि कोई भी वास्तव में आखिरी क्षण तक यह नहीं जान सकता है कि उनकी निचली रेखा कहाँ है। हाँ, यह वास्तव में अत्याचारी और भयानक है। येज़िवेन भी बहुत अत्याचारी है और उसे स्वर्ग का गौरव विशेषज्ञ माना जा सकता है। हालांकि उसका सामना फैंग युआन से हुआ, जो उससे भी अधिक अत्याचारी है। हालांकि मुझे नहीं पता कि येज़िवेन किस तरह की आकस्मिक मुलाकात हुई, उनकी साधना आयु में अंतर अभी भी स्पष्ट है। मुझे डर है कि वो फैंग युआन के विरोधी नहीं होंगे। हर कोई एक बार फिर येशिवेन के बारे में निराशावादी था। दरअसल फैंग युआन के फायर कैरेक्टर की तुलना में सील कैरेक्टरहीन लग रहा था। इसके अलावा येज़िवेन की तुलना में फैंग युआन ने अग्नि चरित्र में लंबे समय तक महारत हासिल की होगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि फीनिक्स जाति का जन्म आग की विशेषता के साथ हुआ था। इस छद्म डाओ रून को परिष्कृत करने में उन्हें एक अनूठा लाभ हुआ। अब मेरे लिए सब कुछ समाप्त हो जाएगा। मेरे लिए तोड़ो, मेरे लिए तोड़ो। फैंग युआन दहाड़ा। उसकी तेज गर्जना ने अग्नि चरित्र को भगा दिया और सील चरित्र की ओर एक पृथ्वी बिखरने वाला हमला किया। गड़गड़ाहट। अग्नि वर्ण के प्रभाव में विशाल मुहर जो पिंजरे में परिवर्तित हो चुकी थी, चटकने लगी। इसने सभी को मौत के घाट उतार दिया। तथ्य यह है कि प्राचीन चरित्र पर दरारें दिखाई दे रही थीं, निस्संदेह उनके लिए बहुत बड़ा आघात था। उनके लिए छद्म डाओ रून अपने आप में एक अद्वितीय दिव्य वस्तु थी जिसे देखना बहुत दुर्लभ था। उनके लिए दो छद्म डाओ रून्स की टक्कर कुछ ऐसी थी जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी। वे सोच भी नहीं सकते थे कि जब एक तरफ दरार पड़ेगी तो कैसा दृश्य होगा। यह बेकार है। मैंने पहले भी कहा है, मैं हर तरह की अवज्ञा को ठीक करने में माहिर हूँ। येज़िवेन ने उपहास किया। उनके शरीर से प्रकाश की सुनहरी किरणें निकलती रहीं। प्रकाश की सुनहरी किरणों की पुनःपूर्ति के तहत सील चरित्र पर दिखाई देने वाली दरारों को थोड़ा थोड़ा करके ठीक किया गया। तो क्या हुआ अगर आपने लंबे समय तक साधना की है? आप कैसे जानते हैं कि मेरी समझ आपकी समझ जितनी गहरी नहीं है, सिर्फ इसलिए कि मैंने थोड़े समय के लिए साधना की है? क्या मजाक! इतने कम समय में मैं गहन जीवन क्षेत्र में प्रवेश करने में सक्षम हो गया। मुझे मत बताओ तुम अभी भी नहीं समझते। समय मेरे लिए एक क्षणभंगुर बादल की तरह है। इसे बहुत गंभीरता से मत लो। उद्धरण चिन्ह। येज़िवेन ने अपने स्टील के दांतों को बुरी तरह से जकड़ लिया और उसके शरीर पर आभा लगातार छलकने लगी। इसके अलावा यह और अधिक तीव्र हो गया। जल्द ही उसके शरीर के चारों ओर एक विशाल बवंडर बन गया और उसका पूरा शरीर उसमें लिपट गया। इसे दबाओ, वह जोर से चिल्लाया। एक विशाल हाथ सीधे मौके पर पटक दिया। गड़गड़ाहट। एक बड़ी गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई दी। विशाल हाथ सीधे सील चरित्र पर पटक दिया। ऐसा लगता है कि सील चरित्र को एक मजबूत पूरक मिला है। क्षण भर में उसमें से एक शक्तिशाली प्रकाश फूट पड़ा और उसने अग्नि वर्ण के आक्रमण को बलपूर्वक दबा दिया। असंभव! यह कैसे संभव है? आप सील चरित्र को इस हद तक कैसे समझ सकते हैं? फैंग युआन की आंखें अविश्वास की दृष्टि से चमक उठीं। इस समय वह आखिरकार थोड़ा घबरा गया। उन्होंने हमेशा सोचा था कि जीत उनकी मुट्ठी में है। अंत में येशिवेन के लगातार हमलों के कारण वह पीछे हटता गया। शायद येज़िवेन उतना सरल नहीं था जितना उसने सोचा था। येज़िवेन ने केवल उपहास किया और कोई उत्तर नहीं दिया। शायद फैंग युआन ने कभी नहीं सोचा होगा कि येशिवेन के शरीर के भीतर एक रहस्यमय स्थान था जो उसे मार्शल आर्ट के विभिन्न सिद्धांतों को निकालने में मदद कर सकता था। यहाँ तक इस तरह के छद्म डाओ रून को समझना आम लोगों के लिए बेहद मुश्किल होगा। हालांकि येशिवेन के लिए यह कुछ भी नहीं था। केवल एक चीज की उसे जरूरत थी, वह थी अनंत ऊर्जा। जहां तक ज़िवेन की बात है, जिसने अभी अभी प्राचीन जंगल की प्रमुख ताकतों से बड़ी रकम वसूल की थी और दानव राजा के खजाने को विरासत में मिला था, यह कहा जा सकता है कि उसके पास ऊर्जा की बिल्कुल भी कमी नहीं थी। इसलिए भले ही उन्होंने लंबे समय तक साधना नहीं की हो, लेकिन सील चरित्र के बारे में उनकी समझ उतनी उथली नहीं थी जितनी कि सभी ने सोचा था। वास्तव में यह चौंकाने वाले स्तर तक भी पहुंच सकता है। इसमें इतना अजीब क्या है? मेरे लिए उम्र का कोई मतलब नहीं है, ये ज़िवेन ने बेहोश होकर कहा। अपनी पूरी ताकत से लड़ना अच्छा लगता है। मैंने बहुत लंबे समय तक अपनी पूरी ताकत से लड़ाई नहीं लड़ी है। अब मैं तुम्हें अपने और तुम्हारे बीच की वास्तविक खाई को देखने दूंगी। मैं भी तुम्हें जाने दूंगी। तुम समझती हो कि मेंगहान ने मुझे क्यों चुना और तुम्हें नहीं? ये ज़िवेन की प्रभावशाली आभा तेजी से अत्याचारी बन गई। वह सभी को यह साबित करना चाहता था कि हुआ मेंगहान ने उसे गलत नहीं समझा था। इसके अलावा वह उतना असहनीय नहीं था जितना कि हर कोई सोचता था कि वह था।
वह यह साबित करना चाहता था कि वह हुआ मेंग हान के योग्य था, भले ही वह महान स्वर्गीय फीनिक्स गर्ल थी। साथ ही वह उन लोगों की महत्वाकांक्षाओं को दूर करना चाहता था जिनके इरादे बुरे थे। केवल बड़ी ताकत से ही कोई वास्तव में सब कुछ दबा सकता था। येज़िवेन के नियंत्रण में उसका सील चरित्र शून्य में एक प्रेत के रूप में घनीभूत होने लगा। यह उस वरिष्ठ का प्रेत था जिसने सील चरित्र को संघनित किया था। यह एक अद्वितीय व्यक्ति था जो आकाश को चकनाचूर करने में सक्षम प्रतीत होता था। भ्रामक आकृति अग्नि चरित्र पर बमबारी करती रही। सील के किरदार के दबाव में फायर का किरदार उदात्त होने लगा। इसके भीतर की मूल आत्मा भी जागृत हुई, आग की लपटों के एक अतुलनीय विशाल देवता में बदल गई। एक पंच और एक किक शून्य को चकनाचूर कर सकती है। येज़िवेन के नियंत्रण में अनुपम आकृति धीरे धीरे येज़िवेन की उपस्थिति में बदल गई। यह असाधारण रूप से जादुई था। वह अपनी विशाल मुट्ठियों को घुमाता रहा, जो फैंग युआन पर बमबारी करने वाले छोटे पहाड़ों की तरह थीं। टकराना टकराना टकराना। ज्वाला दैत्य येज़िवेन का विरोधी बिल्कुल भी नहीं था। येज़िवेन द्वारा नियंत्रित सील बिजलीघर की लगातार बमबारी के तहत विशाल ज्वाला लगातार शून्य में पीछे हट रही थी। इसने प्रतिद्वंद्वी को तैयार होने का कोई समय नहीं दिया। यह एक भूस्खलन की तरह तुरंत हार गया था। पल भर में ही सीधे हजारों मीटर तक दब गया था। इस नज़ारे को देखकर हर कोई सन्न रह गया। अंत में सील चरित्र मास्टर ने लगातार बमबारी में दोष पाया। उसकी मुट्ठी ने प्रकाश की अंतहीन किरणों को उड़ा दिया और ज्वाला विशाल की छाती में जमकर विस्फोट किया। दरार दरार दरार। सभी को केवल तेज कर्कश आवाज सुनाई दी। फिर उन्होंने देखा कि सभी की आंखों के सामने ज्वाला दानव पूरी तरह से ढह गया था। यह ऐसा था जैसे उनके सामने एक छोटा सा पहाड़ ढह गया हो। सील चरित्र मास्टर ने ज्वाला विशाल को पराजित करने के बाद रुका नहीं और तुरंत वज्र की शक्ति से फैंग युआन को पकड़ लिया। येज़िवेन की गति अत्यंत तेज थी। उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के सीधे फैंग युआन पर हमला किया। रुकना। इस समय शून्य से एक अत्याचारी आभा निकली और येज़िवेन का सील्ड बिजलीघर मौके पर ही चकनाचूर हो गया। येज़िवेन ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। शून्य को देखते ही उसकी आंखों में एक ठंडी रोशनी टिमटिमा उठी। उसके शरीर के अंदर ये न्यांग जीवन और मृत्यु आरेख लगातार घूमने लगा। यह जीवन और मृत्यु की शक्ति को बुझा रहा था। इस समय आकाश से एक अत्याचारी आकृति उतरी। फीनिक्स किंग। यहाँ तक फीनिक्स किंग भी घबरा गया है। किसी ने तुरंत इस व्यक्ति को पहचान लिया। वह संपूर्ण प्राचीन फीनिक्स वर्ल्ड फीनिक्स किंग का राजा था। वह प्राचीन फीनिक्स वर्ल्ड का वास्तविक शासक था। येज़िवेन ने उस पर अपनी नजरें जमाईं और देखा कि वह एक जवान आदमी था। उसका रंग गोरा था और वह बेहद खूबसूरत था। उन्होंने शाही पोशाक पहन रखी थी। वह अतुलनीय रूप से राजसी लग रहा था। उनके हर कदम से एक महान ऐश्वर्य झलकता था। यह तथाकथित क्रोध न करे था। येज़िवेन बस। फीनिक्स किंग ने येज़िवेन की तरफ देखा और कहा। ऐसा लग रहा था कि वो येज़िवेन से अपरिचित नहीं था। वास्तव में वो येज़िवेन का नाम भी ले सकता था। वह पहले ही हार चुका है। क्या आप अभी भी एक दृश्य बनाना चाहते हैं? फीनिक्स किंग। मैं कोई तमाशा नहीं बनाना चाहता। मैं जानता हूं कि प्राचीन फीनिक्स वर्ल्ड की एक गहरी विरासत है। मैंने यह भी सुना है कि तुमने यहाँ मेंग हान का ध्यान रखा है। हालांकि मेंग हान को इस लड़के से शादी करने के लिए मजबूर किया गया। कृपया मुझे माफ करें। मैं इसे जाने नहीं दे सकता। मैं आज उसे लेने यहाँ आया हूँ। यदि आप चाहते हैं कि मैं हार मान लूँ तो आपको मेरे शव पर कदम रखना होगा। येज़िवेन ने न तो दबंगई से और न ही दबंग तरीके से उत्तर दिया। फीनिक्स किंग जैसे चरित्र के सामने भी उसकी अभिव्यक्ति नहीं बदली। वह महसूस कर सकता था कि फीनिक्स किंग की ताकत अथाह थी। हालांकि ऐसा नहीं था अगर उसके पास ट्रम्प कार्ड नहीं होता, इसलिए वह अभी भी संघर्ष कर सकता था। संक्षेप में, वह हुआ मेंग हान को किसी और से शादी करने के लिए मजबूर होते हुए बिल्कुल नहीं देख सकता था। तुम सच में जिद्दी हो? फीनिक्स किंग ने आह भरी और कहा। उसका स्वर अब ठंडा नहीं था, हालांकि उसमें कुछ मजबूरी थी। आज की बात खत्म। एक दृश्य मत बनाओ। मेंग हान पहले ही भाग चुका है। यदि आप दृश्य बनाना जारी रखते हैं तो भी आपको कोई परिणाम नहीं मिलेगा। क्या? येज़िवेन ने अभी तक फीनिक्स किंग के शब्दों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी, लेकिन नीचे के लोग पहले से ही पूरी तरह से गड़बड़ थे। उसका क्या मतलब था कि हुआ मैंगान पहले ही भाग चुका था? यह शादी मूल रूप से फैंग युआन और हुआ मैंगान के लिए आयोजित की गई थी, लेकिन अब दूल्हे को इतनी बुरी हालत में पीटा गया था और दुल्हन बस भाग गई थी। क्या हो रहा था? ये कैसा मजाक था? सभी की पहली प्रतिक्रिया थी कि फीनिक्स किंग मजाक कर रहा था। फिर उनकी दूसरी प्रतिक्रिया यह थी कि फीनिक्स किंग उसे दूर भेजने के लिए येज़िवेन को धोखा दे रहा था। हालांकि उन्हें जल्द ही पता चला कि फीनिक्स किंग का रंग बहुत गरिमा में था। ऐसा नहीं लग रहा था कि वह बिल्कुल मजाक कर रहा था। वे चौंके बिना नहीं रह सके। क्या ऐसा हो सकता है कि हुआ मैंगान वास्तव में बच निकला हो? अगर ऐसा होता तो यह मामला काफी गंभीर हो जाता।
इसके अलावा येशिवेन को जबरन शादी में जाने से कोई नहीं रोक पाया था। प्राचीन फीनिक्स वर्ल्ड की प्रतिष्ठा को पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया माना जा सकता है। उनकी प्रतिष्ठा नहीं रह गई थी। शायद लोगों के लिए यह विश्वास करना बहुत कठिन होगा कि प्राचीन फीनिक्स विश्व भविष्य में अजेय था। इसके अलावा प्राचीन फीनिक्स वर्ल्ड के आंतरिक अंतर्विरोधों को भी उजागर किया गया था। निश्चित रूप से अफवाहें कह रही थीं कि हुआ मैंगान फेंग युआन से शादी करने के लिए तैयार नहीं थी। यह सब सिर्फ एक राजनीतिक शो था। किसने सोचा होगा कि यह शो इस तरह निकलेगा। सभी ने फीनिक्स किंग को देखा। उन्हें नहीं पता था कि वह इस स्थिति से कैसे निपटेंगे। यहाँ तक येजिवेन भी उनमें से एक थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि अंत में ऐसा मोड़ आएगा। हुआ मैंगान अप्रत्याशित रूप से पहले ही निकल गया था। इससे वह हक्का बक्का रह गया था। वह निर्णय नहीं कर सका कि फीनिक्स किंग के शब्द सच थे या नहीं। हालांकि वह यह भी जानता था कि फीनिक्स किंग इस मामले में मजाक नहीं करेगा। आखिरकार यदि भविष्य में इस मामले का पर्दाफाश किया जाता है तो प्राचीन फीनिक्स वर्ल्ड बहुत अधिक चेहरा नहीं खोएगा। हैरान येजिवेन की तुलना में फेंग युआन पूरी तरह से निराश था। उसे उम्मीद नहीं थी कि हुआ मैंगान उसे स्वीकार करने से इनकार कर देगी, भले ही वह ये क्वेन से हार गया हो। उसने उम्मीद नहीं की थी कि हुआ मैंगान उसके इतना करने के बाद भी उसे स्वीकार करने से इनकार कर देगी। उसने शादी से दूर भागने का भी फैसला कर लिया था। अब उनका यहाँ रुकने का मन नहीं था, इसलिए वह कदम दर कदम विला की ओर चल पड़ा। मूल रूप से उत्सव वाला विला इस समय बहुत विडंबनापूर्ण लग रहा था। यह वास्तव में हास्यास्पद था। क्या हुआ मैंगान बच गई है? धिक्कार है। वह ऐसा कैसे कर सकती है? क्या वह जानती है कि हमारी प्राचीन फीनिक्स दुनिया पूरे स्वर्ग में हंसी का पात्र बन जाएगी? धिक्कार है। मैंने कहा है कि जो लोग हमारी जाति के नहीं हैं उनका दिल अलग होगा। इस हुआ मैंगान का पोषण नहीं किया जा सकता है। आखिरकार वह भी एक इंसान है। वह हमारी फीनिक्स जाति का सदस्य नहीं है। उद्धरण चिन्ह। फेंग युआन के विपरीत जिसने अपनी आत्मा खो दी थी, कई पुरानी प्राचीन वस्तुएं अचानक उग्र हो गईं। उनके लिए प्राचीन फीनिक्स वर्ल्ड का चेहरा किसी और चीज से ज्यादा महत्वपूर्ण था। ऐसा कुछ भी नहीं था जिसे वे प्राचीन फीनिक्स दुनिया के लिए बलिदान नहीं कर सकते थे। हुआ मैंगान को इन लोगों ने फेंग युआन से शादी करने के लिए मजबूर किया था। हुआ मैंगान इस समय भाग निकला था और प्राचीन फीनिक्स वर्ल्ड अनिवार्य रूप से कुछ समय के लिए हंसी का पात्र बन जाएगा। यह कुछ ऐसा था जो वे बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। तुम बड़े झूठे हो, जल्दी करो। सिस्टर हुआ भाग गई। तू जिवेन को इस समय उस छोटी लड़की का संदेश मिला। वह तुरंत समझ गया कि यह मामला सच था। हुआ मैंगान भाग निकला था। वह फूट फूट कर मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। अगर ऐसा होता तो वह उसे मारने क्यों आता? अगर ऐसा है तो मैं अपनी छुट्टी लूंगा। येजिवेन ने अपने हाथों को सहलाया और कहा, आप जाना चाहते हैं? आपको क्या लगता है कि आप कहाँ जा रहे हैं? इस समय विला के अंदर से एक बर्फीली चीख सुनाई दी। एक बर्फीला ठंडा बड़ा हाथ उसे पकड़ने के लिए येशिवेन की ओर बढ़ा। फिर यह माउंट ताई की गति के साथ क्रूरता से पटक दिया। टकराना। एक अतुलनीय तेज आवाज सुनाई दी। एक भयानक टक्कर हुई और शून्य ढह गया। यह अत्यंत भयानक दृश्य था। यह है प्राचीन फीनिक्स वर्ल्ड की पुरानी प्राचीन वस्तुओं ने अपनी चाल चल दी है। मुझे डर है कि यह मामला हाथ से निकल जाएगा। प्राचीन फीनिक्स वर्ल्ड में कई विशेषज्ञ छिपे हुए हैं। हालांकि उन्होंने अभी तक अपना कदम नहीं उठाया है। यह इसलिए है क्योंकि वे राजा ताई कांग को चेहरा दे रहे हैं। वे राजा स्तर के विशेषज्ञ के साथ नहीं पढ़ना चाहते। हालांकि येजिवेन और हुआ मैंगान ने प्राचीन फीनिक्स वर्ल्ड को बहुत बदनाम किया है, इसलिए यह अजीब होगा अगर वे इसे सहन कर सकें। मुझे डर है कि येजिवेन इस बार इस आपदा से बच नहीं पाएगी। सभी में अचानक हड़कंप मच गया और वे उत्साही चर्चा करने लगे। क्या येजिवेन ठीक है? जल्दी देखो, जल्दी देखो, कोई अचानक चिल्लाया। फिर सभी ने जल्दी से आसमान की तरफ देखा। निश्चित रूप से सभी दिशाओं में धुआं और धूल फैल गई। येजिवेन, जो बीच में थी, बिल्कुल भी घायल नहीं हुई थी। उसके सिर के ऊपर एक स्क्रॉल खुल गया और लगातार उसके सिर के ऊपर मंडराता रहा। जीवन और मृत्यु की शक्ति नीचे लटकी हुई थी, उसके भीतर उसकी रक्षा कर रही थी। हमले को अभी यिन यांग जीवन और मृत्यु आरेख द्वारा अवरुद्ध कर दिया गया था। वह किस प्रकार का दिव्य उपकरण है? यह इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? इसमें कुछ राक्षसी आभा भी है। क्या यह एक राक्षसी उपकरण हो सकता है? अचानक बहुत से लोग चौंक गए। हर कोई देख सकता था कि येजिवेन हमले को रोकने और जीवित रहने के लिए इस दिव्य उपकरण पर निर्भर थी, अन्यथा वह ऐसा करने में सक्षम नहीं होता। प्राचीन बेरेंस महाद्वीप के केवल बड़े शॉट मोटे तौर पर कुछ सुराग देख सकते थे। जीवन और मृत्यु की वह शक्ति, क्या यह यिन यांग जीवन और मृत्यु आरेख हो सकता है? यह होना ही चाहिए। केवल प्रसिद्ध यिन यांग जीवन और मृत्यु आरेख में संभवतः ऐसी शक्ति हो सकती है। पौराणिक यिन यांग जीवन और मृत्यु आरेख एक दाव उपकरण है।
भले ही येज़िवेन अपनी शक्ति का अधिक उपयोग न कर सके, उसकी शक्ति का एक छोटा सा हिस्सा भी उसके लिए अपनी रक्षा करने के लिए पर्याप्त होगा। न केवल सभी हैरान रह गए, बल्कि हमला करने वाला पुराना एंटीक भी दंग रह गया। फिर वह और भी उग्र हो गया। उनका फिगर सीधे निकल गया। वह सादे लबादे में एक लंबा बूढ़ा आदमी था। इस समय उसने पीले चेहरे के साथ येशिवेन को देखा। तो आप हमारे प्राचीन फीनिक्स दायरे को अपनी आंखों में नहीं डालते हैं क्योंकि आपके पास ऐसा दिव्य उपकरण है। अभिमानी, निरंकुश और ढीठ। पुराने प्राचीन की आवाज गुस्से से कांप गई। वह उत्तेजित हुए बिना नहीं रह सका क्योंकि वह फेंग युआन के वंश का पूर्वज था। यह सब उन्हीं के द्वारा सुनियोजित किया गया था। हालांकि अंत में येशिवेन द्वारा इसे पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया था। अब हुआ मैंधान भाग निकली थी। हालांकि प्राचीन फीनिक्स क्षेत्र की छवि खराब हो गई थी, लेकिन प्राचीन फीनिक्स क्षेत्र में उनके खानदान की प्रतिष्ठा भी गिर गई थी। उन्होंने इतनी मेहनत की थी, लेकिन यह सब किसी और के लिए था। वह कैसे क्रोधित नहीं हो सकता था। यह नीले रंग से बस एक बोल्ट था। मैं घमंडी, निरंकुश और ढीठ हूं। अगर तुमने मैंधान को फेंग युआन से शादी करने के लिए मजबूर नहीं किया होता तो यह कैसे हो सकता था। येज़िवेन ने उपहास किया। वह रत्ती भर भी नहीं झुके। उसके सिर के ऊपर यिन यांग जीवन और मृत्यु आरेख लगातार घूम रहा था और उसने पूरी तरह से उसकी रक्षा की थी। इसका आपसे कोई लेना देना नहीं है। यह हमारे प्राचीन फीनिक्स दायरे का आंतरिक मामला है। हम आप जैसे बाहरी लोगों को इसमें दखल देने की अनुमति कैसे दे सकते हैं। क्या आपको लगता है कि आप राजा ताई कान के समर्थन के कारण इतनी बेशर्मी से काम कर सकते हैं? इसके अलावा हुआ मैंधान हमारे इतने सारे संसाधनों का उपभोग किया है। मैं नहीं जानता कि हमने उस पर कितने स्वर्गीय खजाने खर्च किए हैं। अभी हम उसकी शादी करवा रहे हैं। इसमें इतना ज्यादा क्या है? बूढ़े एंटीक ने गुस्से में येशिवेन की तरफ देखा और कहा, किसने तुम्हें उस पर स्वर्गीय खजाने खर्च करने के लिए कहा? यह हास्यास्पद है। आप कह रहे हैं कि हम आपसे उसका पालन पोषण करने के लिए भीख मांग रहे हैं। क्या तुमने कभी सोचा कि जब तुम उसे जबरन ले गए तो वह तैयार थी या नहीं? येज़िवेन ने ठंडेपन से कहा, अब तुम चुकौती के लिए कह रहे हो। वह स्वर्गीय फीनिक्स रक्त रेखा का प्रत्यक्ष वंशज है, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से प्राचीन फीनिक्स क्षेत्र में योगदान करने का दायित्व है। यह उसके खून से तय होता है। पुराने एंटीक ने येज़िवेन को देखा और कहा, यह सही है। आपको वास्तव में परवाह नहीं है कि वह क्या सोचती है। वह आपके लिए सिर्फ एक उपकरण है, इसलिए उसे तुम्हारे साथ बकवास करने की कोई आवश्यकता नहीं है। येज़िवेन ने बिना किसी विनम्रता के उत्तर दिया, इतनी चतुराई से बात मत करो। अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें पहले नीचे ले जाऊंगा। मुझे विश्वास नहीं होता कि हुआ मैंधान आज्ञाकारी रूप से वापस नहीं आएगी जब तुम हमारे हाथों में हो। मेरी चापलूसी मत करो। उस मामले में मैं तुम्हें पहले नीचे ले जाऊंगा। मुझे विश्वास नहीं है कि हुआ मैंधान आज्ञाकारी रूप से वापस नहीं आएगी जब तुम हमारे हाथों में हो। यह पुराना एंटीक बिल्कुल इस तथ्य को स्वीकार नहीं कर सकता था कि हुआ मैंधान भाग निकला था। अब जबकि हुआ मैंधान बच गया था, वह यह भी जानता था कि यह मामला इतना आसान नहीं था। हालांकि उनका मानना कि हुआ मैंधान ने येज़िवेन के लिए शादी से बचने की हिम्मत की थी। तो जब तक वो येज़िवेन को नियंत्रित कर सकता था, क्या वो आज्ञाकारी रूप से वापस नहीं आएगी? मरना। वह दहाड़ा और सीधे येशिवेन की ओर एक राक्षसी भव्य तरीके से दौड़ा। वह येशिवेन को मारना चाहता था। उसके शरीर से सभी दिशाओं में एक अराजक आभा फैल गई। यह रहस्यमय और शक्तिशाली था। टकराना। पुराने एंटीक ने सीधे मुक्का मारा। इसने एक राक्षसी आभा धारण की और एक पर्वत श्रृंखला की तरह बह गई। इसमें एक विश्व विनाशकारी उतार चढ़ाव था। शून्य पूरी तरह से चकनाचूर हो गया और एक बड़ी दरार बन गई। फिर इसने येशिवेन की ओर जमकर बमबारी की। टकरा जाना। एक अतुलनीय रूप से शक्तिशाली सूक्ष्म हवा का निर्माण हुआ और सभी दिशाओं में बह गया। यह एक रहस्यमय क्षेत्र विशेषज्ञ की सच्ची शक्ति थी। हर कोई हैरान था, खासकर विभिन्न दुनिया के बड़े शॉट्स। वे निस्संदेह दंग रह गए। इस पुराने पुरावशेष की ताकत भयानक हद तक अत्याचारी थी। येज़िवेन के सिर के ऊपर यिन यांग जीवन और मृत्यु आरेख स्वचालित रूप से उड़ गया और सीधे यिन और यांग ऊर्जा को शून्य में बहा दिया। यह जीवन और मृत्यु की शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। इसने सीधे आसमान में कहर बरपाया और एक अथाह शॉकवेव जारी किया जिसने सीधे आसमान को हिला दिया। टकराना। यिन यांग जीवन और मृत्यु आरेख इस भयानक ऊर्जा से भयंकर रूप से टकराया। गड़गड़ाहट की आवाज के साथ शून्य पूरी तरह से ढह गया। फीनिक्स किंग चुपचाप बगल से देखता रहा। उनका इस लड़ाई में हस्तक्षेप करने का कोई इरादा नहीं था। उनका पुराने एंटीक की मदद करने का भी कोई इरादा नहीं था। कई लोगों की नज़र में इसका मतलब था कि दक्षिणी मिंग साम्राज्य यहाँ था। थम्प थम्प थम्प। येज़िवेन लगातार कई कदम पीछे हट गई, जबकि पुराने प्राचीन का शरीर थोड़ा हिल गया। यह स्पष्ट था कि दोनों पक्षों के बीच विजेता का फैसला किया गया था। हालांकि सभी ने ऐसा नहीं सोचा था। इस पुराने एंटीक की खेती कई वर्षों से की जा रही थी, जबकि येशिवेन केवल कुछ वर्षों से खेती कर रही थी।
भले ही येज़िवेन अपने साथ संघर्ष करने के लिए यिन यांग जीवन और मृत्यु आरेख की शक्ति पर निर्भर थी, फिर भी यह सभी के लिए एक सराहनीय उपलब्धि थी। इसलिए यदि वे उसकी जगह होते तो वे भी कोशिश करना चाहेंगे। यह बेकार है। क्या आपको लगता है कि आप बाहरी ताकत पर भरोसा करके मुझसे मुकाबला कर सकते हैं? बूढ़े आदमी ने उपहास किया और येशिवेन की ओर एक मुक्का मारा। उसके मुक्के ने आकाश को कुचल दिया, उसकी तीक्ष्णता और जानलेवा इरादे को प्रकट किया। हर कोई अतुलनीय रूप से हैरान था। फेंग युआन का परम समर्थक और पुराने पूर्वज की ताकत इस समय पूरी तरह से प्रकट हो गई थी। उसकी युद्ध क्षमता येशिवेन से कहीं अधिक थी। बाहरी बल या आंतरिक बल से आपका क्या तात्पर्य है? जब तक आप अपने प्रतिद्वंद्वी को हरा सकते हैं उतना ही काफी है। तुम इतने लंबे समय तक जीवित रहे, मुझे मत बताओ कि तुम अभी भी इस सच्चाई को नहीं समझते हो। येशिवेन ने उपहास किया और कहा। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और उसके शरीर पर आभा फिर से उठी। यह ऐसा था जैसे उसने अभी अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया था और वह चरम सीमा तक फट गया। शून्य अचानक हिल गया और अंतहीन जानलेवा इरादे छलकने लगे। क्या वह वास्तव में केवल प्रारंभिक गहन जीवन स्तर का अभ्यासी है? बहुत से लोगों ने उसे आश्चर्य से देखा, विश्वास करने का साहस नहीं कर रहे थे। तुमने उसे अपने स्वार्थ के लिए इस हद तक मजबूर किया है। मुझे वह करने दो जो उसने नहीं किया, येशिवेन ने ठंडेपन से कहा। वह नहीं जानता था कि हुआ मैंगान इतने सालों से कैसे जी रही थी। हालांकि उसने सोचा कि वह एक अपरिचित वातावरण में रह रही होगी। अतीत में उसके पास यह क्षमता नहीं थी और जब उसे ले जाया जा रहा था तो वह केवल बेबसी से देख सकता था। हालांकि अब चीजें अलग थीं। क्या कहा आपने? बूढ़े आदमी ने ठंडी दृष्टि से येशिवेन को देखा। उसके मन का गुस्सा अभी कम नहीं हुआ था। वह उपहास का पात्र बनने जा रहा था और यह सब येशिवेन के कारण हुआ था। वो येशिवेन को मारने के लिए इंतजार नहीं कर सकता था। जहां तक ज़िवेन की धमकी की बात है तो उसने इसे दिल पर नहीं लिया। येशिवेन अभी भी उससे तुलना करने से बहुत दूर थी। मुझे लगता है कि आप वास्तव में अपना दिमाग खो चुके हैं, तुम अचानक पूरी तरह से पागल हो गए हो। बूढ़े ने उपहास किया और एक मुक्का मारा। एक पल के लिए सूर्य और चंद्रमा ने अपनी चमक खो दी और आकाश आग के समुद्र से भर गया। यह चाल बिल्कुल फेंग युआन की तरह ही थी। हालांकि फेंग युआन की तुलना में इस बूढ़े व्यक्ति का कौशल कहीं अधिक गहरा था। वह एक मुक्के से आकाश को विभाजित भी कर सकता था। बूम! ऐसा लगता था कि मुट्ठी का दबाव प्राचीन काल से आया था और सीधे येशिवेन की ओर बढ़ा। ये येशिवेन को एक मुक्के से मारने वाला था। हालांकि इस समय एक चौंकाने वाला ब्लेड लाइट सीधे शून्य से बाहर निकल गया। इसने शून्य को तोड़ दिया और सब कुछ बिखर गया। चौंकाने वाली ब्लेड की रोशनी बूढ़े फोगी की मुट्ठी पर गिर गई। पुची! पुराने एंटीक की मुट्ठी पर एक बड़ा घाव खुलते ही सभी दिशाओं में खून फैल गया, यहां तक कि उसकी हड्डियां भी टूट गईं। पीछे हटते ही यह प्राचीन चिल्लाता रहा। उसकी निगाहें येशिवेन पर टिकी थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वह कुछ अकल्पनीय देख रहा था। उसके सामने शून्य पूरी तरह से ढह गया था और एक विशाल अंतरिक्ष तूफान बन गया था। सभी ने एक के बाद एक अपनी जादुई आंखें खोलीं। अचानक उन्होंने केवल येशिवेन को अपने हाथ में एक लंबी कृपाण खींचते हुए देखा जिससे एक भयानक रोशनी निकल रही थी। उसकी आंखें ठंडी और निर्मम थीं और उसके शरीर के चारों ओर एक भयानक ब्लेड आभा फैल गई। जिसने भी यह देखा उसके रोंगटे खड़े हो गए। क्या यह आरंभिक गहन जीवन क्षेत्र का मात्र एक योद्धा है? उसके पास कितने अद्भुत जादुई उपकरण हैं। इस समय हर कोई पहले से ही थोड़ा हताश था। पहले यह छद्म डाओरून था, फिर यिन यांग जीवन और मृत्यु आरेख, और अब यह अनुपम जानलेवा कृपाण। ऐसा अद्वितीय हत्यारा हथियार उनकी दृष्टि में भी एक अप्राप्य अस्तित्व था। यह कुछ ऐसा नहीं था जो सामान्य लोगों के पास हो। हालांकि येशिवेन के जादुई उपकरण एक के बाद एक सामने आते रहे। क्या यह इसलिए था क्योंकि वे बहुत गरीब थे, या इसलिए कि हर जगह इस स्तर के बहुत सारे जादुई उपकरण थे? यहां तक फीनिक्स किंग भी इस समय येशिवेन को देख रहा था। उसके हाथ में मौजूद इमेजेंस इमोर्टल एक्सटर्मिनेटिंग सेबर में एक भयानक ऊर्जा थी। यहां तक कि वह महसूस कर सकता था कि यह असामान्य रूप से भयानक था। उसके शरीर में भयानक शक्ति का कंपन हो रहा था। यह एक जादुई उपकरण था। इमेजेंस इमोर्टल एक्सटर्मिनेटिंग सेबर की आभा के प्रभाव में यह वास्तव में जागृत होने वाला था। हालांकि यह उसके द्वारा तुरंत दबा दिया गया था, फिर भी यह उसे असामान्य रूप से चौंका देने के लिए पर्याप्त था। किसी को यह जानना था कि उसके शरीर में जादू उपकरण की गुणवत्ता के साथ एक साधारण जादू उपकरण उसे जगाने के लिए बिल्कुल भी पलटवार करने में सक्षम नहीं होगा। यह दिखाने के लिए काफी था कि येशिवेन के हाथ में जो चीजें थीं वे साधारण नहीं थीं। और इस समय येशिवेन ने अंत में सीधे हमला किया। उसके हाथ में इमेजेंस इमोर्टल एक्सटर्मिनेटिंग सेबर सीधे एक चौंकाने वाली ब्लेड आभा उगलता है। यह 9 हेवंस से लटकती एक गिरती हुई आकाशगंगा की तरह थी जो सीधे पुराने एंटीक की दिशा में फिसल रही थी। पुराना एंटीक बार बार पीछे हट गया।
उसने अपने हाथ पर लगी चोट की परवाह नहीं की और बार बार मुट्ठी की चमक को उड़ा दिया जिसने आकाश को भर दिया। इस चौंकाने वाले ब्लेड आभा को रोकना चाहता था। बूम! एक अतुलनीय तेज आवाज सुनाई दी और फिर ब्लेड की आभा सीधे मुट्ठी की चमक से कट गई। शून्य पूरी तरह से कट गया था और फिर ब्लेड और सीधे पुराने एंटीक की बांह पर गिर गया। पुराने एंटीक के पास प्रतिक्रिया करने या चकमा देने का समय भी नहीं था और सीधे हिट हो गया। टकराना! तेज आवाज के साथ खून की धुंध से भरे आकाश में बदलते हुए पुरानी एंटीक की बांह सीधे मौके पर फट गई। बूढ़े ने अपनी कटी हुई बांह पकड़ ली और लगातार चिल्लाता रहा। उसकी आंखें येशिवेन को जमकर घूर रही थीं। वह चौंका और डरा हुआ था। उसने यह कल्पना करने की हिम्मत नहीं की कि उसे किसी के द्वारा बरगलाया जाएगा। इसके अलावा उसने कभी नहीं सोचा था कि उसे किसी भयानक दैवीय उपकरण के द्वारा धोखा दिया जाएगा। अगर वह अनुपम अशुभ कृपाण नहीं होता तो येशिवेन निश्चित रूप से उसका मुकाबला नहीं कर पाता। यिन यांग जीवन और मृत्यु आरेख के संरक्षण के साथ भी येशिवेन निश्चित रूप से उसका मुकाबला नहीं कर पाएगी। उन्हें इस बात का पूरा भरोसा था, लेकिन इस दुनिया में इफ नहीं थे। पुराने एंटीक ने येशिवेन को बुरी तरह घूरा। आपने मेघान के साथ जो किया उसकी तुलना में मैंने केवल कुछ रुचि एकत्र की। अगर मुझे पता चला कि आप अभी भी मेघान को लक्षित कर रहे हैं तो यह एक हाथ खोने जितना आसान नहीं होगा। येशिवेन ने ठंडेपन से कहा, हम प्राचीन मानव जाति प्राचीन फीनिक्स क्षेत्र के साथ सहयोग करने की आशा करते हैं, लेकिन हम निश्चित रूप से इसे इतने विनम्र तरीके से नहीं करेंगे। फिर मैं विदा लूंगा, येशिवेन ने फीनिक्स किंग से कहा और फिर सीधे एक सपने देखने वाले में बदल गया, क्षितिज में गायब हो गया। घटनास्थल पर मौजूद हर कोई पूरी तरह से दंग रह गया। जाहिर है उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि स्थिति इस तरह खत्म हो जाएगी। येशिवेन को रोकने के लिए कोई नहीं आया। आखिरकार वह एंटीक भी उसके लिए मैच नहीं था। उसका हाथ कटा हुआ था। ऐसे में वे पूरी तरह से डर गए। इसलिए येशिवेन को रोकने के लिए कोई नहीं आया। काफी देर बाद आखिरकार सभी को होश आया। यह येशिवेन इतना मजबूत कैसे हो सकता है? यह असंभव है। यह प्राचीन वीरानी के लोगों के लिए विशेष रूप से सच था। वे इस क्षण अतुलनीय रूप से चौंक गए थे। उन्होंने अचानक कुछ सोचा, यदि येशिवेन इतनी शक्तिशाली होती तो गहन जीवन क्षेत्र के प्रारंभिक चरण में सामान्य विशेषज्ञ उसकी बराबरी नहीं कर पाते। कैंग वैंग के समर्थन के बिना भी वह पहले से ही काफी अत्याचारी डिग्री तक बढ़ चुका था। उन्हें जल्दी से एक ऐसा तरीका सोचना था जिससे लोगों को उनकी संबंधित सेना में पता चल सके कि उन्हें भविष्य में मानव जाति को भड़काने का प्रयास नहीं करना चाहिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मानव जाति कितनी कम हो गई थी। जब तक येशिवेन और राजा ताई कांग आसपास थे तब तक मानव जाति एक विरोधी नहीं होगी जिसे उकसाया जा सके। यहाँ तक अगर सिर्फ येशिवेन ही बची होती तो भी वही होता। अगर उनमें येशिवेन को एक वार में मारने का आत्मविश्वास नहीं था तो यह सबसे अच्छा था कि लापरवाही से कोई कदम न उठाया जाए ताकि येशिवेन के प्रचंड प्रतिशोध को आकर्षित करने से बचा जा सके। येशिवेन एक ऐसा अस्तित्व था जिसने एक ही रात में 3 कुलों को हराया था। अगर कोई कहता कि उसने कदम उठाने की हिम्मत नहीं की तो वे भी ऐसी बात पर विश्वास नहीं करेंगे। इस समय उनके दिलों में केवल एक ही भावना थी और वह यह थी कि प्राचीन मानव जाति बदलने वाली थी। यह बहुत अविश्वसनीय लग रहा था। आखिरकार येशिवेन केवल एक ही व्यक्ति था, फिर भी उसने उन्हें ऐसा महसूस कराया जैसे कि प्राचीन सूनापन बदलने वाला था। हालांकि यह उनके लिए मजाक नहीं था। वास्तव में यह कहा जा सकता है कि येशिवेन की प्रतिरोधक क्षमता उनके लिए राजा ताई कांग से भी अधिक थी। कोई और कारण नहीं था। यद्यपि राजा ताई कांग शक्तिशाली था, यह स्पष्ट था कि वह किसी भी समय कार्य नहीं कर सकता था। वास्तव में उसे किसी शक्तिशाली अस्तित्व द्वारा भी रोका जा सकता है। अन्यथा राजा ताई कांग अकेले दानव जाति की आक्रमणकारी सेना का सफाया करने के लिए पर्याप्त होगा। राजा ताई कांग के स्तर के विशेषज्ञों के लिए संख्या अब महत्वपूर्ण नहीं थी। इसके अलावा दानव जाति और राजा स्तर के बिजली घरों के बीच स्वर्ग और पृथ्वी का अंतर था। वे अनगिनत चींटियों की तरह थे। जब तक वे सावधान रहेंगे उनके लिए खतरा पैदा करना मुश्किल होगा। इसलिए जब उन्होंने इस बारे में सोचा तो सभी ने राहत की सांस ली। हालांकि येशिवेन अलग थी। उसके पास राजा ताई कांग के समान प्रतिबंध नहीं थे। वह मनमर्जी से हमला कर सकता था। इसके अलावा वह गहन जीवन क्षेत्र के प्रारंभिक चरण में एक विशेषज्ञ था जिसके पास भयानक शक्ति थी। उसके हाथों में जादू के औजारों के साथ कोई भी उसकी असली ताकत की सीमा नहीं जानता था। उस तरह के लोग सबसे भयानक थे। कम से कम वे अब उसके लिए मैच नहीं थे। केवल उनके कबीले के पुराने लोग या आदिम जानवर ही उससे लड़ने में सक्षम होंगे। तभी उनके पास एक मौका होगा। जबकि प्राचीन उजाड़ के बड़े शॉट चर्चा कर रहे थे, फीनिक्स किंग ने भी प्रतिक्रिया व्यक्त की। हालांकि उन्होंने नाराजगी महसूस नहीं की। इसके विपरीत उसके चेहरे पर केवल एक मजाकिया भाव था। यह बच्चा वास्तव में उसके द्वारा धोखा दिया गया है, उन्होंने इसे इतने गरिमापूर्ण तरीके से कहा। वास्तव में मुझे डर है कि उसके पास अब और लड़ने की ताकत नहीं है।
हालांकि मुझे नहीं पता कि वह अद्वितीय अशुभ कृपाण किस स्तर का है, मुझे लगता है कि वह उस तरह की कृपाण आभा को लगातार नहीं छोड़ सकता। नहीं तो उसे भागने की भी जरूरत नहीं होती। मुझे नहीं पता कि क्या यह करना सही है। फीनिक्स किंग ने आह भरी। वास्तव में उसने जानबूझकर येशिवेन को लिप्त किया था, अन्यथा येजिवेन के पास प्राचीन फीनिक्स दुनिया में इतनी गुस्ताखी करने की क्षमता कैसे हो सकती थी। हालांकि उसे उम्मीद नहीं थी कि येशिवेन इतनी खूंखार हो जाएगी। वास्तव में येजिवेन ने उसकी कल्पना और नियंत्रण को पूरी तरह से पार कर लिया था। यह उसकी अपेक्षाओं से कुछ अधिक था। हालांकि इस कार्य को पूरा करने के लिए उसके पास येशिवेन की ताकत पर भरोसा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। फीनिक्स किंग के रूप में भी उसके लिए सब कुछ अपने दम पर तय करना असंभव था। फीनिक्स किंग ने चुपचाप अपने दिल में गणना की और जल्द ही येशिवेन की स्थिति का अनुमान लगा लिया। जैसी उसने उम्मीद की थी, येशिवेन के पास वास्तव में इस समय फिर से लड़ने की शक्ति नहीं थी। बस 2 ब्लेड के हमलों ने उसके शरीर में लगभग सभी जेन युआन को समाहित कर लिया था। वह पहले ही गहरे जीवन के दायरे में कदम रख चुका था और उसकी ताकत बहुत बढ़ गई थी। इमेजेंस इमॉर्टल एक्सटर्मिनेटिंग सेबर पर उसका नियंत्रण भी अभूतपूर्व स्तर पर पहुंच गया था। हालांकि इमेजेंस इमॉर्टल एक्सटर्मिनेटिंग सेबर एक अथाह गड्ढे की तरह था। भले ही उन्होंने गहन जीवन क्षेत्र में कदम रखा था, फिर भी उनके पास इमेजेंस इमॉर्टल एक्सटर्मिनेटिंग सेबर को पूरी तरह से नियंत्रित करने का कोई तरीका नहीं था। वह अभी भी इमेजेंस इमॉर्टल एक्सटर्मिनेटिंग सेबर की वास्तविक शक्ति को उजागर करने में असमर्थ था। बस 2 बार ने उसके शरीर में लगभग सारी वास्तविक जीवन शक्ति को समाहित कर लिया था। यह पिछली स्थिति के समान था। हालांकि इसकी तुलना में उन्हीं 2 स्लैशों में एक पृथ्वी टूटने वाला परिवर्तन आया था। यह पहले से बिल्कुल अलग था। यदि यह पहले होता, भले ही उसने 2 और स्लैश खोल दिए होते, तो वह उस पुराने एंटीक के साथ कुछ भी नहीं कर पाता। वह सीधे एस्केप लाइट पर सवार हुआ और लगातार थकी हुई वास्तविक जीवन शक्ति को पुनः प्राप्त करता रहा। फिर वह लगातार बाहर निकलने की ओर भागता रहा। चूंकि हुआ मैंधान पहले ही शादी से भाग चुकी थी, इसलिए बने रहने का कोई मतलब नहीं था। उसी समय वह चुपके से चौंक गया। प्राचीन फीनिक्स क्षेत्र की नींव उसकी कल्पना से कहीं अधिक गहरी थी। उजाड़ युग के दौरान यहां तक कि शाही परिवारों के पास भी केवल एक गहरा जीवन क्षेत्र विशेषज्ञ था। 9 सिरों वाले भयंकर जानवर कबीले के भीतर एक गहरा जीवन क्षेत्र विशेषज्ञ था। हालांकि उस विशेषज्ञ को राजा ताई कांग ने बिजली की गति से समाप्त कर दिया था। वह विशेषज्ञ अपनी असली ताकत बिल्कुल भी प्रदर्शित नहीं कर पाया था, अन्यथा वह गंभीर रूप से घायल हो गया होता और उसे दयनीय स्थिति में भागना पड़ता। ये केवल साधारण गहन जीवन स्तर के विशेषज्ञ थे। फसल की मलाई वालों का जिक्र तक करने की जरूरत नहीं थी। प्राचीन वीरानी की तुलना में प्राचीन फीनिक्स क्षेत्र अधिक मजबूत लग रहा था। उनकी नींव भी गहरी थी। यह इस तथ्य के कारण हो सकता है कि प्राचीन उजाड़ अब खंडित हो गया था, इसलिए वे वास्तव में सभी संसाधनों को प्राप्त नहीं कर सकते थे। हालांकि फिर भी येजिवेन ने प्राचीन फीनिक्स क्षेत्र और दूसरी दुनिया के विशेषज्ञों को देखने के बाद एक समस्या का पता लगाया था। प्राचीन वीरानी में कितने ही विशेषज्ञ क्यों न हो, उनमें से इतने कम होना असंभव था। क्या ऐसा हो सकता है कि वह संबंधित स्तर पर नहीं पहुंचा था, इसलिए वह उनके बारे में नहीं जानता था? यह असंभव नहीं था। येजिवेन के लिए, जो केवल स्वर्ग क्षेत्र में था, उसके लिए गहन जीवन क्षेत्र के विशेषज्ञों के घेरे के संपर्क में आना बिल्कुल असंभव था। वास्तव में वे उसके लिए केवल काल्पनिक अस्तित्व थे। वे धूल की तरह अलग और दूर थे, नहीं तो उनमें शामिल होने की योग्यता कैसे हो सकती थी? हालांकि यह अब अलग था। गहन जीवन क्षेत्र में कदम रखने के बाद येजिवेन के क्षितिज अचानक से विस्तृत हो गए थे। यह ऐसा था मानो उसने अचानक अपने क्षितिज को विस्तृत कर लिया हो और अपने स्वभाव में जबरदस्त परिवर्तन कर लिया हो। येशिवेन ने यह सोचते ही अपनी गति तेज कर दी। यदि वास्तव में प्राचीन वीरानी में गहन जीवन क्षेत्र के कई विशेषज्ञ थे, तो उन्हें उन पर अधिक ध्यान देना होगा। इसके अलावा हुआ मैंधान पहले ही शादी से भाग चुकी थी। उसे वापस लाना संभव नहीं था। वास्तव में वह यह भी नहीं जानता था कि वह कहाँ गई थी। उसे खोजने में काफी समय लगेगा। ये कियान भी थी। ये कज़िवेन के दिमाग में ये कियान की आकृति अस्पष्ट रूप से कौंध गई। धीरे धीरे यह स्पष्ट और स्पष्ट हो गया। उसने हल्की आह भरी। कुछ भी हो, अब उसे जो करना था वह दुनिया में अपना नाम बनाना था। कभी कभी दुनिया में अपना नाम बनाना भी अपनी सुरक्षा की रिपोर्ट करने का सबसे अच्छा तरीका था। वह पहले की तरह 100 साल के लिए गायब हो गया था। शायद हर कोई मौत के लिए चिंतित होगा। येशिवेन की गति बहुत तेज थी। वह आधे दिन से भी कम समय में अंतरिक्ष चैनल को पार कर चुका था। अभी खबर यहां तक पहुंची थी, इसलिए भले ही चैनल की रखवाली करने वाले लोग बहुत उत्सुक थे कि येशिवेन इस समय क्यों दिखाई दिए, उन्होंने उसे नहीं रोका। इसके बजाय उन्होंने उसे पास होने दिया। इससे भी महत्वपूर्ण बात, वे स्पष्ट रूप से महसूस कर सकते थे कि येशिवेन के शरीर के चारों ओर एक भयानक आभा घूम रही थी।
यह अब वैसा नहीं था जैसा कि तब था जब उसने प्राचीन फीनिक्स वर्ल्ड में प्रवेश किया था। उसे दूर से देखने मात्र से ही उनका हृदय धड़क उठता था। तो इस समय उन्हें रोकने की हिम्मत कैसे हो सकती थी? हुश, शून्य में अंतरिक्ष प्राचीन जंगल में हिंसक रूप से विकृत हो गया। फिर एक आकृति विकृत स्थान से बाहर निकली। मौके पर ही जगह सीधे फट गई। यह आंकड़ा कुछ ही देर के लिए सामने आया था। उसके हाथों ने सीधे अनगिनत सुनहरी रोशनी को फिर से खोल दिया। अंतरिक्ष एक बार फिर बिखर गया था। फिर उसका फिगर फिर से उसमें कूद गया। जब वह फिर से प्रकट हुआ तो वह पहले से ही हजारों मील दूर था। वर्तमान येज़िवेन के लिए अपनी यात्रा पर जल्दी जाने के लिए सीधे जगह खोलना मुश्किल नहीं था। हालांकि विरोधी के लिए अंतरिक्ष को सीधे नष्ट करना आसान था जब वह उनके खिलाफ लड़ रहा था, जिससे अंतरिक्ष गिर गया और मर गया। फिर भी यह एक बहुत अच्छा तरीका था जब वह अपनी यात्रा पर जा रहा था। वह बेहद तेज था। येज़िवेन आधे दिन से भी कम समय में पहले ही प्राचीन जंगल में क्यूई पर्वत पर लौट आए थे। यह स्थान अब मानव वंश का आधार शिविर बन गया था। मानव जाति के अनगिनत विशेषज्ञ यहाँ छिपे हुए थे। यह मानव कबीले का एकमात्र क्षेत्र भी था जो अभी भी पूरी तरह से मानव कबीले के नियंत्रण में था। यह एकमात्र ऐसा स्थान भी था जिसकी मानव जाति के पास रक्षा करने की क्षमता थी। हालांकि जब वह माउंट क्यूई के पास पहुंचा तो येज़िवेन ने तुरंत माउंट क्यूई पर एक शक्तिशाली दबाव महसूस किया। उसने तुरंत प्रतिक्रिया दी। गहन जीवन क्षेत्र। यह एक गहन जीवन क्षेत्र विशेषज्ञ है। इसके अलावा यह मानव कबीले से संबंधित एक गहन जीवन क्षेत्र विशेषज्ञ है। यह कैसे संभव है? मानव जाति में अभी भी एक गहरा जीवन क्षेत्र विशेषज्ञ कैसे हो सकता है? येज़िवेन तुरंत चौंक गई। वास्तव में ह्यूमन क्लैन के रॉयल कोर्ट में प्रोफाउंड लाइफ रियलम विशेषज्ञ थे। हालांकि रॉयल कोर्ट के भंग होने के बाद उन सभी प्रोफाउंड लाइफ रियलम विशेषज्ञों का क्रूरतापूर्वक नरसंहार किया गया। उन सभी की मृत्यु हो गई और वे वृद्ध वरिष्ठ अब दिखाई नहीं दे रहे थे। हालांकि बहुत लंबे समय तक सभी ने उन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। ऐसा इसलिए था क्योंकि उस समय एक भी किंग ग्रेड विशेषज्ञ नहीं था। एक गहन जीवन क्षेत्र विशेषज्ञ तो दूर की बात है। प्रोफाउंड लाइफ रियलम विशेषज्ञों का अस्तित्व अभी भी प्राचीन जंगल में सामान्य जीवित प्राणियों के लिए एक पौराणिक स्तर था। बहुत से लोगों ने अपने पूरे जीवन में प्रोफाउंड लाइफ रियलम विशेषज्ञों के बारे में सुना भी नहीं होगा, देखने की तो बात ही छोड़िए। इसलिए उस समय के मानव कबीले के लिए एक किंग ग्रेड विशेषज्ञ की उपस्थिति सबसे अच्छी बात थी जो उनके मनोबल को बढ़ा सकती थी। एक किंग ग्रेड विशेषज्ञ एक गहन जीवन क्षेत्र विशेषज्ञ की तुलना में लोगों के मनोबल को और भी अधिक बढ़ा सकता है। इतने कम समय में येज़िवेन प्राचीन जंगल में प्रसिद्ध होने में सक्षम होने का कारण इस मानसिकता से असंबंधित नहीं था। कुछ उच्च अधिकारी गहन जीवन क्षेत्र विशेषज्ञों के अस्तित्व के बारे में जानते थे। वे स्वाभाविक रूप से जानते थे कि मानव कबीले को वास्तव में दबाने के लिए एक गहन जीवन क्षेत्र विशेषज्ञ की आवश्यकता थी। हालांकि चाहे उन्होंने कितनी भी खोज की हो, ऐसा प्रतीत नहीं होता था कि प्राचीन जंगल में मानव जाति का कोई गहरा जीवन क्षेत्र विशेषज्ञ है। अन्य जातियों के गहन जीवन क्षेत्र के विशेषज्ञ जो मानव जाति के साथ अच्छे संबंध रखते थे, वे भी इस समय भाग लेने के इच्छुक नहीं थे। वे सार्वजनिक आलोचना का लक्ष्य बन जाएंगे और दानव कबीले के हमलों का केंद्र बन जाएंगे। इसलिए यह कहा जा सकता है कि मानव जाति के उच्च अधिकारी को कुछ भी नहीं मिला। ऐसी परिस्थितियों में येज़िवेन एक झटके में अपना नाम बनाने में सक्षम हो गया और एक महान हस्ती बन गया जिसके नाम ने दुनिया को हिलाकर रख दिया। येज़िवेन इसके पीछे के रहस्य के बारे में भी बहुत स्पष्ट थी। तो वास्तव में अब क्यूई पर्वत पर दबाव का मालिक कौन था? उसने देखा, माउंट क्यूई क्षेत्र में कई जीवित प्राणी और आम लोग पहले से ही काम रहे थे और एक गहन जीवन क्षेत्र विशेषज्ञ के चरणों में घुटने टेक रहे थे। आखिरकार यह कौन हो सकता है? इसके अलावा उसके लिए अपनी आभा इतनी बेशर्मी से जारी करने के लिए मुझे डर है कि उसके इरादे नेक नहीं हैं। येज़िवेन ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और अपने आप में बुदबुदाया। उसे थोड़ा अजीब लगा। ऐसा नहीं था कि मानव कबीले के पास गहन जीवन क्षेत्र के विशेषज्ञ नहीं थे, लेकिन उन सभी विशेषज्ञों की शाही अदालत में मृत्यु हो गई थी। अन्य जातियों के विपरीत मानव कबीला महान एकता की स्थिति में था। यह एक बार कई मानव राजाओं द्वारा एकीकृत किया गया था, इसलिए अधिकांश विशेषज्ञ भी इंपीरियल कोर्ट में केंद्रित थे। इंपीरियल कोर्ट के पतन के साथ इन सभी विशेषज्ञों की इंपीरियल कोर्ट में मृत्यु हो गई थी। उसके बाद येज़िवेन ने किसी भी गहन जीवन क्षेत्र के विशेषज्ञ को नहीं देखा था। इस प्रकार की आभा केवल एक मानव गोत्र विशेषज्ञ की हो सकती है। लेकिन माउंट क्यूई में एक मानव कबीले विशेषज्ञ इतना अहंकारी कैसे हो सकता है? माउंट क्यूई मानव कबीले के लिए समृद्धि का स्थान था, इसलिए इसका असाधारण महत्व था। इंपीरियल कोर्ट गिरने से पहले भी कई विशेषज्ञ थे। माउंट क्यूई मानव कबीले के लिए समृद्धि का स्थान था और इसकी देखरेख करने वाले कई कुलीन और शाही कबीले भी थे। यह ऐसी जगह नहीं थी जहां आम लोग गुस्ताखी करने की हिम्मत करते, चाहे वह क्षेत्र का गहरा विशेषज्ञ ही क्यों न हो।
यह सोचकर उसके पास और देर करने का मूड नहीं था और जल्दी से क्यूई पर्वत के लिए उड़ान भरी। मैं आपसे एक आखिरी बार पूछूंगा, आप ये ज़िवेन को कब सौंपेंगे? हमारा वान परिवार पीढ़ियों से मानव जाति के प्रति वफादार रहा है। मानव कबीले के लिए यह बूढ़ा व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से जुबान वर्ल्ड गया और जुबान वर्ल्ड में संघर्ष किया। अंत में, क्या आप मेधावी अधिकारियों के वंशजों के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं? हमारे वान परिवार की रूढ़िवादिता को नष्ट करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अक्षम्य, अक्षम्य। उद्धरण चिन्ह। माउंट क्यूई से एक ठंडी आवाज आई। यह एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति की बर्फीली आवाज थी। जैसे जैसे वह बोलता गया, उसका लहजा लगातार ठंडा होता गया और उसकी भव्य आभा भी अधिक से अधिक शक्तिशाली होती गई। इस समय पूरे क्यूई पर्वत के ऊपर 3 आकृतियां ये परिवार के ऊपर ठंडेपन से खड़ी थीं। मुख्य दबाव ये परिवार की ओर निर्देशित किया गया था। लीग में शामिल शख्स की उम्र करीब 35 या 36 साल लग रही थी। उसकी आंखों में चमक थी और ऐसा लग रहा था कि उसने जीवन के उतार चढ़ाव का अनुभव किया है। लेकिन इस समय उनके चेहरे पर असामान्य रूप से ठंडा भाव था। उसका वस्त्र उसके क्रोध के साथ हवा में उड़ गया और वह भव्य आभा से भरा हुआ था। और उसके पीछे एक पुरुष और एक स्त्री का पीछा किया। वह आदमी लगभग 40 साल का था और उसकी उम्र अधेड़ थी। उसका आभामंडल मनुष्य से भी अधिक शक्तिशाली था और वह अत्यंत दबंग था। महिला की उम्र करीब 30 साल लग रही थी। उसकी त्वचा गोरी थी और वह सुंदर थी। हालांकि उसकी अभिव्यक्ति ठंडी थी क्योंकि उसने ये कबीले की दिशा में तिरस्कार के साथ देखा। भाई, मुझे नहीं लगता कि आपको उनसे कुछ कहने की जरूरत है। चूंकि येज़िवेन ने तुम्हारी रूढ़िवादिता को नष्ट करने का साहस किया है, तो यह बहुत सरल है। आपको ये वंश की रूढ़िवादिता को भी नष्ट करना चाहिए। वह पूरी तरह से नष्ट हो जाए। इसे आंख के बदले आंख माना जा सकता है। यह बहुत ही उचित है। उस समय 40 वर्ष का वह व्यक्ति अपने चेहरे पर उपहास का भाव लिए हुए बोला। यह ऐसा था जैसे वह चींटियों के झुंड को मारने की बात कर रहा हो और उन्होंने उनकी बिल्कुल भी परवाह नहीं की। येज़िवेन के अलावा ये फैन ही उनके सामने राजा स्तर का विशेषज्ञ था। वह दृढ़ता से शून्य में खड़ा था। उसके माथे पर हल्का पसीना आ रहा था, मानो वह बहुत दर्द सह रहा हो। वांग उपनाम वाले व्यक्ति की आभा मुख्य रूप से उसे दबा रही थी। वांग चोंग, मानव वंश में आपके योगदान के लिए मैं आपका सम्मान करता हूं। आप अतीत में एक प्रसिद्ध हस्ती थे और आप वांग कबीले के कुलपति भी थे। हालांकि यह क्यूई पर्वत है। यह ऐसी जगह नहीं है जहां आप बुराई कर सकते हैं। ये फैन ने दांत पीसकर बड़ी मुश्किल से कहा। उसके लिए एक राजा स्तर के विशेषज्ञ के रूप में उसके लिए एक गहन दायरे के विशेषज्ञ के खिलाफ लड़ना अभी भी बहुत कठिन था, भले ही वह सिर्फ उसकी आभा ही क्यों न हो। बुराई करो। वांग परिवार ने इतने सालों तक मानव जाति के लिए इतना योगदान दिया है, लेकिन इसे ऐसे ही नष्ट कर दिया गया। तुम बस देशद्रोह हो। आप मानव जाति के खिलाफ विद्रोह करना चाहते हैं। अगर मैं आज उस येज़िवेन को नहीं मार सकता, तो वांग परिवार के पूर्वजों को देखने के लिए मेरे पास चेहरा कैसे हो सकता है? विस्मयादिबोधक चिन्ह। ये शिवेन की ओर देखते ही उसकी अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। मैं बुराई कैसे कर सकता हूँ? वांग उपनाम वाले व्यक्ति वांग चोंग ने दांत पीसते हुए कहा। जब उन्होंने वांग कबीले के विनाश की खबर के बारे में सोचा तो वह लगभग खून के आंसू रो पड़े। उसकी आंखों से खून बह रहा था और उसका दिल ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसे चाकू से मरोड़ा जा रहा हो। उसने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन वांग वंश नष्ट हो जाएगा। यह नीले रंग से एक बोल्ट की तरह था, खासकर जब वह जुबान वर्ल्ड में लड़ रहा था। वांग चोंग, मुझे कितनी बार यह कहना है? मैं मूल रूप से आपके साथ सौहार्द का दिखावा नहीं करना चाहता था, लेकिन वांग कबीले ने मानव कबीले को धोखा दिया और दानव कबीले द्वारा नियंत्रित किया गया। उन्होंने रक्षात्मक रेखा खोली और दानव कबीले को रॉयल कोर्ट में योगदान दिया। आप वांग कबीले के पितामह भी थे और शाही दरबार के एक माकिस भी। मुझे लगता है कि आपको यह समझना चाहिए कि मानव जाति के लिए इसका क्या अर्थ है। अगर ये ज़िवेन नहीं होते तो मुझे डर है कि मानव जाति विलुप्त होने के खतरे में होगी। बस इसके आधार पर वांग कबीले का विनाश बिल्कुल भी गलत नहीं है। बहुत से लोग तो उनसे हद तक नफरत करते हैं और उन्हें जिंदा चमड़ी से उधेड़ना चाहते हैं। ये फैन ने जरा भी दया न दिखाते हुए ठंडेपन से कहा। वांग कबीले के इस वरिष्ठ व्यक्ति का सामना करना जो उसे अंतहीन रूप से परेशान कर रहा था, वह पूरी तरह से क्रोधित हो गया था। मैं वांग कबीले के मानव कबीले के विश्वासघात के बारे में परवाह नहीं करता, लेकिन फिर भी यह उस लड़के पर निर्भर नहीं है जिसे येज़िवेन कहा जाता है कि वह उन्हें सबक सिखाए। मैं चाहता हूं कि वह मर जाए और कोई भी उसकी रक्षा नहीं कर सकता। वांग चोंग ने ठंडेपन से कहा। वांग कबीले के पितामह के रूप में वह कैसे नहीं जान सकता था कि ऐसा करना एक जघन्य अपराध था। अगर यह कोई और होता तो वह भी उन्हें मारने के लिए चिल्लाता, लेकिन कोई बात नहीं, वह वांग कबीले के विनाश को स्वीकार नहीं कर सकता था। इसके अलावा वह हुआन दुनिया में लड़ाई के इन सभी वर्षों को पहले ही भूल चुका था। मानव कुल की धार्मिकता और मानव कुल की सर्वोच्चता उसके दिमाग से बहुत पहले ही फीकी पड़ चुकी थी। उसके लिए वास्तव में जो महत्वपूर्ण था वह अनंत जीवन का मायावी ताव था।
वांग चोंग, चूंकि यह मामला है, इसका कोई मतलब नहीं है। वांग कबीले ने पहले ही मानव कबीले के साथ विश्वासघात किया है, इसलिए यह स्वाभाविक है कि उन्हें खत्म कर दिया जाए। उनके विश्वासघात के कारण अनगिनत लोगों ने अपने परिवारों को खोया है, फिर भी आप सही और गलत में अंतर नहीं कर सकते। आप में और वैंग कबीले के उन सदस्यों में क्या अंतर है जो दानव जाति के सामने झुक गए हैं? यदि आप हमें अंतहीन रूप से तंग करना जारी रखने की योजना बना रहे हैं, तो हम केवल मौत से लड़ सकते हैं। ये फैन ने दांत भींचकर कहा। यह सही है वांग चोंग, क्या आपको अभी भी यह बुरा याद है? उस समय आप अपनी पीढ़ी के नायक थे, लेकिन अब वांग कबीले की खातिर आप चाहते हैं कि हम इंसान अपने हाथ और पैर काट लें। आप पहले ही गिर चुके हैं। इस समय एक बूढ़े व्यक्ति ने क्यूई पर्वत से छलांग लगाई। वह एक शिखर खगोलीय विशेषज्ञ था, वांग चोंग के समान पीढ़ी का कोई व्यक्ति। लेकिन उस समय वांग चोंग पहले से ही एक नायक थे जिनके नाम ने दुनिया को हिलाकर रख दिया था। बाद में उन्होंने हुआन वर्ल्ड में भी प्रवेश किया था। वर्तमान के लोग वांग चोंग के अतीत के बारे में ज्यादा नहीं जानते होंगे, लेकिन यह अभी भी उनके दिमाग में ज्वलंत था। आखिर वह उनका जमाना था, उनकी जवानी। वांग चोंग को देखते ही वह कांप उठा। उनकी कई वर्षों की लड़ाई ने उनके शरीर पर बहुत अधिक घाव छोड़े थे। भले ही वह 10,000 साल का नहीं हुआ था, वह पहले से ही अविश्वसनीय रूप से बूढ़ा हो चुका था। सच में अधिकांश लोग उसके जैसे ही थे। लड़ाई के वर्षों के दौरान, चाहे वे किसी भी स्तर पर पहुंचे हों, वे अनिवार्य रूप से सभी प्रकार के छिपे हुए घावों के साथ रह जाएंगे। जब उनकी खेती अभी भी छलांग और सीमा से आगे बढ़ रही थी, तो ये छिपे हुए घाव ज्यादा मायने नहीं रखते थे, लेकिन जब उनकी खेती रुक जाती थी, तो ये छिपे हुए घाव फट जाते थे। हालांकि इसे 10,000 वर्ष की आयु कहा गया था, कितने लोग वास्तव में उस युग तक जीवित रह सकते थे? अधिकांश लोग 7 या 8,000 वर्षों तक जीवित रह सकते थे, और यह पहले से ही बहुत लंबा जीवन था। वांग चोंग, जो उसी पीढ़ी के थे, अभी भी अपने चरम पर थे, मध्यम आयु वर्ग के दिख रहे थे। लेकिन ये लोग पहले से ही बूढ़े थे, मानो ये दो अलग अलग युगों के लोग हों। शायद केवल वे ही इस प्रकार के डेक को सही मायने में समझ सकते थे। यह सही है वांग चोंग, इस बूढ़े आदमी ने हमेशा तुम्हें पार करने के लिए मेरा लक्ष्य बनाया है। यद्यपि तुम अपने कार्यों में अत्याचारी हो, तुम उनमें से नहीं हो जो सही गलत नहीं बता सकते। तुम्हारा अंत इस तरह कैसे हुआ? यदि ऐसा व्यक्ति उस समय वांग कबीले में दिखाई दिया होता, तो आप उन्हें मारने वाले पहले व्यक्ति होते। एक और बूढ़े व्यक्ति ने माउंट क्यूई से छलांग लगाई, एक सफेद बालों वाला बूढ़ा, उत्साही और जोरदार, लेकिन अब उसका एक पैर ताबूत में था। गहन जीवन क्षेत्र से केवल एक स्तर का अंतर स्वर्ग और पृथ्वी के बीच के अंतर जैसा था। जैसे ही वे क्यूई पर्वत से बाहर निकले, अधिक से अधिक प्राचीन अस्तित्व कांपने लगे। इस समय मनुष्यों ने अंततः महसूस किया कि इतने सारे प्राचीन अस्तित्व अभी भी जीवित थे, विशेष रूप से उनके वंशज। जब उन्होंने आकाश में उन कांपती हुई आकृतियों को देखा, तो उनकी आंखों से गर्म आंसू छलक पड़े। वह थंडर कबीले का पुराना कुलपति है, जो 2 पीढ़ियों पहले का पितामह है। क्या उन्होंने नहीं कहा कि वह ध्यान में मर गया? वह अब तक जीवित कैसे हो सकता है? यह अफवाह है कि हालांकि वह किंग रैंक का नहीं है, लेकिन उसके पास किंग रैंक के विशेषज्ञों को टक्कर देने की क्षमता है। उद्धरण चिन्ह। और वह बूढ़ी औरत, क्या वह असीम स्टार पैलेस की पहली सर्वोच्च बुजुर्ग नहीं है? यह अफवाह है कि वह 1000 साल पहले मर गई थी, लेकिन वह अब भी जिंदा है। सन मून रॉयल फैमिली के 9वें बुजुर्ग भी हैं। वह उस समय के सबसे मजबूत बुजुर्ग के रूप में जाने जाते थे। उन्होंने एक बार अकेले दम पर दानव दुनिया में अपना रास्ता बना लिया और सकुशल बच गए। वह वास्तव में अपनी पीढ़ी का एक बिजली घर था, लेकिन अब वह सफेद बालों वाला हो गया है। समय वास्तव में एक कसाई का चाकू है और प्रत्येक स्लैश व्यक्ति को बूढ़ा बना देता है। जैसे जैसे अधिक से अधिक प्राचीन अस्तित्वों को पहचाना गया, हर कोई हैरान रह गया। ये लोग अतीत के सभी प्रभावशाली व्यक्ति थे। वे सभी एक समय के लिए प्रसिद्ध थे और वे स्वर्ग के गौरव थे। लेकिन अब उनके पास जो कुछ बचा था, वह उनके सफेद बाल और उनकी कांपने वाली हरकतें थीं, जो सभी को याद दिलाती थीं कि वे अभी भी जीवित हैं। तुम चींटियों को क्या पता? वांग चोंग ने उन पर ठंडी नजर डाली। वह एक पूरा कबीला था। बच निकलने वाले कुछ लोगों को छोड़कर पूरे वांग कबीले को खत्म कर दिया गया था। सैकड़ों लाखों लोग मारे गए थे, और यहाँ तक नवजात शिशुओं को भी नहीं बख्शा गया था। ये ज़िवेन इतना पागल था, और फिर भी तुम अभी भी हो उसके लिए बोल रहा हूँ। मुझे लगता है कि तुम वास्तव में बूढ़ा हो गए हो। उन्मादी, बस उन्मादी। वांग चोंग ने वांग परिवार के बारे में सोचा, जो जमीन पर धराशायी हो गया था। वह इतना गुस्से में था कि वह पहले से ही खून के आंसू रो रहा था। उसने पहले ही क्यूई पर्वत पर सभी का वध न करके खुद को संयमित कर लिया था। पागलों की बात करते हुए वांग परिवार के पागलों की तुलना कौन कर सकता है? क्या आप जानते हैं कि वांग परिवार के विश्वासघात के कारण कितने लोगों ने अपना परिवार खोया है? वांग परिवार की मृत्यु किस लिए मायने रखती है? वांग परिवार के विश्वासघात के कारण मरने वालों की संख्या दर्जनों गुना, सैकड़ों गुना अधिक है।
क्या आपने कभी इन लोगों की आत्मा की पुकार सुनी है? ये फैन ने अपने दांत पीस लिए और ठंडेपन से कहा, मानव जाति को धोखा देने वालों को मरना चाहिए। आपने इस लोहे के कानून के बारे में सुना होगा, चाहे वह कोई भी हो, उन्हें मरना ही होगा। हमारी मानव जाति ने गुलामी से महिमा और समृद्धि तक चलने के लिए किस पर भरोसा किया? हम एक दूसरे की मदद करने के लिए इस तरह की दृढ़ता पर भरोसा करते हैं। किसी भी विश्वासघात के लिए बिल्कुल कोई जगह नहीं है। उद्धरण चिन्ह। इस बूढ़े आदमी के साथ महान सिद्धांतों के बारे में बात मत करो। जब यह बूढ़ा वान परिवार का पितामह था, तब ये परिवार के पूर्वज को भी इस बूढ़े व्यक्ति के सामने अपना सिर झुकाना पड़ा था। आपको क्या लगता है कि आप क्या हैं? तुम मेरे सामने शोर मचाने की हिम्मत? यह बूढ़ा आपसे ज्यादा जानता है, लेकिन इससे क्या फायदा? यह मेरे वान परिवार के खून और करोड़ों लोगों की आत्मा को नहीं धो सकता। अगर तुम आज बाहर नहीं आई, तो मैं ज्यादा से ज्यादा येशिवेन को मार डालूंगी। लेकिन जब से तुम सब मुझे रोकने के लिए निकले हो, तो मुझे दोष मत दो। यदि आप निर्दयी हैं, तो मुझे अन्यायी होने का दोष न दें। आज मैं चाहता हूं कि क्यूई पर्वत पर खून की नदियां बहें। चूंकि मानव जाति ऐसी हो गई है, तो इसके अस्तित्व की कोई आवश्यकता नहीं है। वांग चोंग ने ठंडेपन से कहा, तुम बस उन्मादी हो। थंडर कबीले के पुराने पितामह ने वांग चोंग की ओर इशारा किया और घबराए और उत्तेजित तरीके से कहा। उसकी उंगली कांप रही थी और वह पूरी तरह से गुस्से में था। यह सही है, तुम पहले ही अपनी मानवता खो चुके हो। तुम वास्तव में माउंट क्यूई में सभी का वध करना चाहते हो। पागल, वह पहले ही पागल हो चुका है। वह अब अतीत का वांग चोंग नहीं है। उसे मार दिया जाना चाहिए। महान सरनी, मजबूत दुश्मन को मार डालो। चलो आज लड़ते हैं। भले ही खून नदी की तरह बहता हो, हम तुम्हें वह नहीं देंगे जो तुम चाहते हो। भले ही हम अपनी मौत से लड़ें, हम तुम्हें यह देखने देंगे कि मानव जाति का खून सूखा नहीं है और हमारी हड्डियां नहीं तोड़ी गईं। इस पागल और कठोर वांग चोंग के सामने मनुष्य निराश हो गए। शायद उनके पास लड़ने के अलावा और कोई चारा नहीं था। वांग चोंग, आपको इसे ध्यान से सोचना होगा। आपको यह जानना होगा कि राजा ताइकांग अभी भी जीवित हैं और अच्छी तरह से हैं। क्या तुम्हें डर नहीं है कि वह तुम्हारे विकृत कार्यों के लिए तुम्हें दंड देगा? ये फैन ने अपने दांतों को भींच लिया और उस भारी दबाव में इन शब्दों को निकाल दिया। मुझसे उस आदमी का जिक्र मत करो, वह पागल है। उस समय हमारा वान परिवार हमेशा उसके इशारे और बुलावे पर था। हमारे कितने पूर्वजों ने युद्ध के मैदान में खून से नहाया था। हा, उसके द्वारा पूरे वान परिवार को उखाड़ फेंका गया है। कितना निर्दयी। वांग चोंग दिल से हंसे और फिर एक क्रूर अभिव्यक्ति के साथ कहा। वह पागल होने की कगार पर था। यह खबर उसके लिए अचानक से एक बोल्ट की तरह थी, खासकर जब से दूसरा पक्ष राजा ताइकांग था। वह एक अजेय शख्सियत थे, जो एक ऐसे युग में दुनिया में बिना किसी बाधा के घूम सकते थे, जहां राजा एक साथ उठे थे। इस प्रकार, भले ही वह बेहद गुस्से में था, उसने कभी भी राजा ताइकांग के लिए मुसीबत खड़ी करने के बारे में नहीं सोचा था। इसके बजाय उसने सीधे येशिवेन को निशाना बनाया। लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वह राजा ताइकांग से नफरत नहीं करता था। इस प्रसिद्ध नाम ने मानव जाति को गौरवान्वित किया था, लेकिन इसने उनके वान परिवार को नष्ट कर दिया था और उन्हें नरक में धकेल दिया था। छोटे भाई, चिंता मत करो, वह राजा ताइकांग कुछ भी नहीं है। तो क्या हुआ अगर वह अभी भी जीवित है? यहाँ तक अगर वह अभी भी जीवित है, तो वह हमारे हेवन वेस्टलैंड पैलेस को दुश्मन बनाने की हिम्मत नहीं करेगा। यह अब उनका जमाना नहीं रहा। ऐसी आकृति अभी भी जीवित कैसे हो सकती है? अन्यथा वह उन कई संकटों के दौरान कभी प्रकट नहीं होता जिनका मानव जाति ने तब सामना किया था। इस समय उसके 40वें या 50 के आदमी ने अपना मुंह खोला और कहा, यह सही है, हमारे हेवन वेस्टलैंड पैलेस में इसके कई रिकॉर्ड हैं। अब किंवदंतियों का युग या वह युग नहीं है जहां राजा एक साथ उठे थे। भले ही उनमें से कुछ आंकड़े बच गए हों, वे अब निर्दोष स्थिति में नहीं हैं। चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। अपने 30वें दशक की ठंडी महिला ने भी अपना मुंह खोला और कहा, इसके अलावा जो लोग हमारे स्वर्ग बंजर भूमि महल को भड़काने की हिम्मत करते हैं, तो क्या हुआ अगर वे देवता या राजा हैं? ऐसा नहीं है कि हमारे पास उन्हें मारने का साधन नहीं है। उद्धरण चिन्ह। आप वास्तव में हेवन वेस्टलैंड पैलेस से हैं। इस समय लेई कबीले के पुराने कुलपति ने कुछ सोचा था। उन्हें अचानक याद आया कि वे वास्तव में वही पौराणिक अस्तित्व थे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस गिरावट वाले प्रारंभिक युग में अभी भी ऐसे लोग होंगे जो हमारे स्वर्ग बंजर भूमि महल के बारे में जानते होंगे। ऐसा लगता है कि एक लंबा इतिहास और एक गहरी नींव होना इसके लाभों के बिना नहीं है। भले ही आप लोगों ने मना कर दिया हो, फिर भी आप सामान्य दुनिया में उन देश के बेवकूफ़ों की तुलना में अधिक ज्ञानी हैं। अधेड़ उम्र के आदमी ने अपने होठों पर तिरस्कारपूर्ण मुस्कान के साथ ठंडेपन से कहा, यह सही है। जूनियर ब्रदर वांग पहले ही हमारे हेवन वेस्टलैंड पैलेस में शामिल हो चुके हैं और एक आधिकारिक शिष्य हैं। इस बार वह अपने परिवार से मिलने घर गया, लेकिन उसने ऐसी दुखद खबर सुनने की उम्मीद नहीं की थी।
यह सोचने के लिए कि जूनियर ब्रदर वांग ने एक बार आदिकाल की मानव जाति की रक्षा की थी, लेकिन बदले में वह इस तरह समाप्त हो गया। सुनकर वाकई दिल दहला देने वाला है। उद्धरण चिन्ह। इस समय मौजूद कई प्राचीन वस्तुओं के भाव बदल गए। जाहिर है उन्होंने हेवन वेस्टलैंड पैलेस के अस्तित्व के बारे में सुना था और इसके बारे में जानते थे। यह कैसे संभव है? स्वर्ग बंजर भूमि महल कभी मनुष्यों को स्वीकार नहीं करता। यह कैसे संभव है? स्वर्ग बंजर भूमि महल, क्या यह हुआन दुनिया में प्रसिद्ध स्वर्ग बंजर भूमि महल हो सकता है? धिक्कार है, यह वांग चोंग वास्तव में हेवन वेस्टलैंड पैलेस में शामिल हो गया। कोई आश्चर्य नहीं कि वह इतना शातिर और निर्दयी हो गया। अफवाह यह है कि हेवन वेस्टलैंड पैलेस को कभी भी नस्ल से विभाजित नहीं किया गया है। यह विभिन्न जातियों से अद्वितीय प्रतिभाओं की भर्ती करता है, इसलिए यह अत्यंत शक्तिशाली है। यह एक ऐसा संगठन है जो किसी केडीएओ को साबित करने में माहिर है। यह इतना शक्तिशाली है कि इसका जाल जुबान दुनिया के हर कोने में गहराई तक पहुंच जाता है। यह सही है, यह सही है। मुझे अब याद है, यह अफवाह है कि हुआन दुनिया में अनंत जीवन का रहस्य है, इसलिए हुआन क्षेत्र के कई विशेषज्ञ शाश्वत जीवन के रहस्य की खोज के लिए हुआन दुनिया में प्रवेश करते हैं। वर्षों से ऐसी अफवाहें रही हैं कि लोगों ने वहां अपना दांव सिद्ध किया है। हालांकि मुझे नहीं पता कि यह सच है या नहीं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि जुबान वर्ल्ड में बहुत सारे उत्कृष्ट लोग हैं और हेवन वेस्टलैंड पैलेस निस्संदेह सबसे मजबूत ताकतों में से एक है। अफवाह यह है कि हेवन वेस्टलैंड पैलेस ने एक बार एक प्राचीन देवता की विरासत प्राप्त की थी। उन्होंने पहले भी देवताओं का वध किया था। उनके पास उतने ही विशेषज्ञ हैं जितने आकाश में बादल हैं। कई पुराने समय के लोगों ने उन अफवाहों की व्याख्या करना शुरू कर दिया जो उन्होंने सुनी थी। अब तक मानव अभिजात वर्ग के कई लोग पीले पड़ चुके थे। उन्होंने वास्तव में इस तरह के एक महाकाय को उकसाया था। आदिम युग अतीत में गौरवशाली रहा था और एक बार ब्रह्मांड में सभी संसारों पर शासन किया था। इसलिए उन्होंने ब्रह्मांड के कई रहस्यों के बारे में सुना था और उनसे पूरी तरह अनभिज्ञ नहीं थे। यह सिर्फ मानव अभिजात वर्ग नहीं था, यहाँ तक प्रमुख ताकतें जो इस जगह पर ध्यान दे रही थीं, जब उन्होंने हेवन वेस्टलैंड पैलेस के अस्तित्व के बारे में सुना तो वे फीकी पड़ गईं। क्या स्वर्ग बंजर भूमि महल वास्तव में हमारे प्राचीन बैरेंस महाद्वीप के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने जा रहा है? यह मत भूलो कि आदिम युग से हमारे कई पूर्वज हुआन दुनिया में प्रवेश कर चुके हैं। यह मत सोचो कि केवल तुम्हारे वांग परिवार के पूर्वज हैं हुआन दुनिया में खेती। क्या आपको लगता है कि हमारे पास कोई नहीं है? ये फैन ने ठंडेपन से कहा। मानव जाति इतने वर्षों तक गौरवशाली रही थी। स्वाभाविक रूप से उनके पास हुआन क्षेत्र के विशेषज्ञ होंगे। पहले राजा भी होते थे। उनके पास हुआन क्षेत्र के विशेषज्ञों की कमी कैसे हो सकती है? उनमें से कुछ के अलावा जो मानव जाति की रक्षा के लिए पीछे रह गए थे, उनमें से अधिकांश पहले ही जुबान की दुनिया में प्रवेश कर चुके थे। यह सिर्फ मानव जाति नहीं थी, अन्य जातियां समान थीं। हालांकि मानव जाति अब जुबान वर्ल्ड में अपने पूर्वजों से संपर्क नहीं कर सकती थी। वे संदेश भी नहीं भेज सकते थे। कारण सरल था, जुबान वर्ल्ड में एक अत्यंत मजबूत अवरोध था। राजा अवस्था के विशेषज्ञ भी इससे पार नहीं पा सके। केवल हुआन दायरे के विशेषज्ञ ही कर सकते थे। इसलिए जब मानव जाति खतरे में थी और उसे समर्थन की आवश्यकता थी, तब भी वे हुआन वर्ल्ड से संपर्क नहीं कर सके क्योंकि सभी हुआन दायरे के विशेषज्ञ गिर गए थे। अगर ये ज़िवेन नहीं होती तो मानव जाति खतरे में होती। यह सही है, हमारे पूर्वज भी जुबान वर्ल्ड में खेती कर रहे हैं। वे बहुत लंबे समय तक अहंकारी नहीं रह सकते। वांग चोंग, अगर सन मून रॉयल ट्राइब के पूर्वजों को पता है कि आपने क्या किया है, तो आप पृथ्वी के छोर तक भाग जाने पर भी बच नहीं पाएंगे। तो क्या हुआ? जुबान की दुनिया में मानव जाति बस एक छोटी सी ताकत है। उनके पास कोई शक्ति नहीं है। इसके अलावा स्वर्ग बंजर भूमि महल की तुलना में वे कुछ भी नहीं हैं। क्या वे आपकी वजह से हेवन वेस्टलैंड पैलेस के साथ युद्ध शुरू करने का साहस करेंगे? अच्छी बात है, हम उन्हें मिनटों में नष्ट कर सकते हैं और हमें अब प्राचीन संधि के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं होगी। अधेड़ उम्र के आदमी ने उपहास किया। उन्होंने स्पष्ट रूप से जोंग रुइगन की धमकी की परवाह नहीं की। वह बहुत आश्वस्त थे। स्वर्ग बंजर भूमि पैलेस, बहुत दूर मत जाओ। यह मत सोचो कि उजाड़ पुरातनता की मानव जाति को धमकाना आसान है। ये फैन ने दांत पीस लिए। आप बहुत दूर जा रहे हैं। हा, जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है वह है दूसरों को धमकाना। मैंने सुना है कि उजाड़ पुरातनता में कुछ दाव हथियार हैं। राजा मंच के विशेषज्ञों ने उन्हें पीछे छोड़ दिया। उन्हें अपने हाथों में रखना इतना बेकार है। अब आइए स्वर्ग बंजर भूमि महल को उन पर अपना अधिकार करने दें। हम उनका उपयोग उनकी वास्तविक शक्ति को प्रदर्शित करने के लिए कर सकते हैं। कौन जाने हम अपने पूर्वजों से कुछ सीख सकें और अमरत्व का मार्ग पा सकें। अधेड़ उम्र का आदमी बेतहाशा हंसा। वास्तविकता पर नहीं, आशाओं के आधार पर काम न करना। तुरंत शाही परिवार के बाकी विशेषज्ञों ने उसकी ओर देखा। उन कुछ दाव हथियारों को उनके पूर्वजों ने पीछे छोड़ दिया था और उन्हें उनके कबीले का सबसे कीमती खजाना कहा जा सकता है।
वे उन्हें आसानी से नहीं छूते थे। कुछ के अलावा जो शाही परिवार के हाथों में आ गए थे, उनके अपने पैतृक भूमि में अभी भी कुछ थे। यह अधेड़ व्यक्ति उनके दाव हथियारों को छीन लेना चाहता था। यह जलाओ लकड़ी को घड़े के नीचे से खींचने जैसा था। अधेड़ उम्र के आदमी ने सूंघा और कहा, इच्छाधारी सोच। हम्फ, यह मामला तुम्हारे ऊपर नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो स्वर्ग बंजब भूमि पैलेस नहीं चाहता है। कितना अहंकारी! मैं देखना चाहता हूं कि हेवन वेस्टलैंड पैलेस में इस तरह के अहंकारी शब्दों को कहने की क्या क्षमता है। कितना बड़ा स्वर है! मैं देखना चाहता हूं कि आपके हेवन वेस्टलैंड पैलेस में इस तरह के अहंकारी शब्दों को कहने की किस तरह की क्षमता है। एक ठंडी चीख ध्वनि तरंगों में बदल गई जो सीधे अधेड़ उम्र के व्यक्ति की ओर कुचली गई। हम्फ! अधेड़ उम्र के आदमी की प्रतिक्रिया और भी तेज थी। एक ठंडी खर्राटे के साथ उसने अपने नथुने से हवा की लहरें बाहर निकाली और सीधे अपने शरीर के चारों ओर एक सुरक्षा कवच बना लिया जो उसकी रक्षा कर रहा था। शीत चिल्लाने से उत्पन्न ध्वनि तरंगें सीधे बिखर गईं और बिना किसी निशान के गायब हो गईं। मौत को प्रणाम करते हुए तुमने वास्तव में मुझ पर हमला करने की हिम्मत की। अधेड़ उम्र का आदमी ठंड से चिल्लाया। तभी उनके हाथ में एक लंबा भाला दिखाई दिया। यह लंबा भाला चमकीली रोशनी और छलकते रंगों से झिलमिला रहा था। लंबे भाले से एक भयावह दुष्ट आभा निकल रही थी। न जाने कितने शत्रुओं का लहू इसने पी लिया था ऐसी दुष्ट आभा पाने के लिए। उसके द्वारा मारे गए शत्रुओं की कई आत्माएं भाले की ओर आकर्षित हुईं और उन्हें और भी अधिक शक्तिशाली शक्ति में पचा दिया गया। भाले से निकलने वाली ठंडी आभा ने लोगों को अपनी रीढ़ में ठंडक का एहसास कराया। भाला तुरंत आकाश में घुस गया और सीधे एक भयानक हवा की लहर को सेट कर दिया। इसका पूरा शरीर चमक उठा और भयानक शक्ति ने सीधे क्यूई पर्वत क्षेत्र में संरचनाओं को एक मजबूत खतरा महसूस कराया और वे तुरंत जीवन में आ गए। यह ज्ञात होना चाहिए कि वांगचोन का दबाव क्यूई पर्वत क्षेत्र में संरचनाओं को पुनर्जीवित करने में भी सक्षम नहीं था, लेकिन इस व्यक्ति की एक चाल के साथ क्यूई पर्वत क्षेत्र में सभी संरचनाएं जीवन में आ गईं। यह वाकई भयानक था। वह अकेला ही एक भगवान की तरह था जिसके पास अंतहीन जानलेवा इरादे थे। भाला सीधे शून्य की ओर इशारा करता है और भाला प्रकाश फूट पड़ता है, सब कुछ नष्ट कर देता है। कई संरचनाओं ने प्रतिक्रिया दी और ढह गई, और यहां तक जानलेवा इरादे भी इसे रोक नहीं सके। हर कोई अतुलनीय रूप से हैरान था। भले ही यह एक ऐसा गठन था जिसे उन्होंने बाद में जोड़ा था और यह एक प्राचीन गठन नहीं था, फिर भी यह किंग डिवीजन विशेषज्ञ के चौतरफा हमले को रोकने में सक्षम था। लेकिन अब यह तुरंत ढह गया था और यह उन पर लक्षित भी नहीं था। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह शख्स कितना खूंखार था। सभी के दिल की धड़कन रुक गई और कई लोग अचानक चिंतित हो गए। अभी अभी आई आवाज से बहुत से लोग बता सकते थे कि वह व्यक्ति ये जिवेन था, और ये जिवेन अब उनकी एकमात्र उम्मीद थी। राजा ताइकैंग के लिए वास्तव में उन्हें स्वयं बहुत अधिक उम्मीद नहीं थी, क्योंकि वे बहुत स्पष्ट थे कि राजा ताइकैंग इतनी लापरवाही से काम नहीं करेंगे और उन्हें डर था कि कुछ प्रतिबंध हैं। टकराना! जोर से धमाके के साथ भाले ने सीधे आकाश को तोड़ दिया और एक सुनहरी रोशनी की ओर इशारा किया, और फिर सभी ने सुनहरी रोशनी को चकनाचूर होते देखा। एक हथेली का खुलासा किया। भाले की नोक ने हथेली पर इशारा किया और एक चौंकाने वाली गर्जना की, और फिर शून्य को प्रज्वलित करते हुए अंतहीन चिंगारी में फट गया। पल भर में विशाल आकाश जलकर राख हो गया और आग के समुद्र में बदल गया। कोई भी अंदाजा लगा सकता है कि यह टक्कर कितनी चौंकाने वाली थी। चिंगारी से बने आग के समुद्र की तुलना में अधेड़ उम्र का व्यक्ति हथेली के बारे में अधिक चिंतित था जो उसके भाले की नोक को अवरुद्ध करने में सक्षम था। यह बिल्कुल अकल्पनीय था। उनके भाले को एक घातक हथियार कहा जा सकता था और कोई नहीं जानता था कि इसने कितने विशेषज्ञों को मार डाला था, जिसमें हुआन क्षेत्र के कई विशेषज्ञ भी शामिल थे। उनके भाले से सीधे वार किए गए, पर अब वह इस हथेली को भेद भी नहीं सकता था। यह सोचकर वह थोड़ा चौंक गया। हालांकि इससे पहले कि वह चौंक पाता, उसने देखा कि एक विशाल हाथ शून्य से बाहर निकल रहा है। वॉट हेवन वेस्टलैंड पैलेस, तुम केवल इतने ही हो, मेरा थप्पड़ खाओ। लेकिन उसने एक स्पष्ट दहाड़ सुनी और फिर एक विशाल हथेली ने उसकी ओर जोरदार थप्पड़ मारा। अधेड़ उम्र के आदमी को मात नहीं देनी थी। उसके शरीर पर असली युवान बढ़ गया और एक राक्षसी आभा में बदल गया जिसने आकाश को भर दिया। यह वास्तव में एक अद्वितीय महादानव था और एक सर्वोच्च गुरु की अशुभ आभा सभी दिशाओं में फैल गई, जिससे लोगों को सहज रूप से ठंडक महसूस हुई। इस क्षण उसके हाथ में लंबा भाला एक बार फिर से निकल गया, तुरंत एक अद्वितीय क्रूर जानवर में बदल गया, मानो वह आकाश की ओर दहाड़ने वाला हो। जैसे ही यह बड़े हाथ की ओर सीधे चुभता है, उग्र प्रकाश तेज हो जाता है। उसने हमला करने के लिए अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किया, दुनिया को तबाह कर दिया और बड़े हाथ से टकरा गया। भयानक टकराव ऐसा था जैसे मंगल पृथ्वी से टकरा रहा हो और चिंगारी सभी दिशाओं में उड़ रही हो। टकराना! एक अतुलनीय रूप से तेज दहाड़ सुनाई दी और इस समय अधेड़ उम्र के व्यक्ति को अचानक एहसास हुआ कि बड़ा हाथ वास्तव में मुड़ गया था और सीधे भाले की नोक पकड़ ली।
उसने चुपके से सोचा कि यह अच्छा नहीं है और तुरंत डर से पीला पड़ गया। उसने जल्दी से लंबा भाला हटा लिया, लेकिन इस समय लंबा भाला बड़े हाथ में बिल्कुल भी नहीं चला। जब उसने उसे बाहर निकाला तो केवल धातु के आपस में रगड़ने की आवाज सुनाई दी, जिस शक्ति के फटने से शून्य में दरारें दिखाई देने लगीं। शक्ति हैरान करने वाली थी। हर कोई डर से पीला पड़ गया। यह बड़ा हाथ वाकई भयानक था। इसमें वास्तव में इतनी भयानक शक्ति थी कि यह लंबे भाले को बिना हिलाए मजबूती से पकड़ सकता था। कुछ लोगों ने पहले ही अनुमान लगा लिया था कि इस भयानक बड़े हाथ के पीछे कोई अतुलनीय शारीरिक शक्ति होगी, अन्यथा भाले की नोक पर भाले की तेज रोशनी सीधे बड़े हाथ को टुकड़ों में उड़ा देती। वह एक भयानक हथियार था जो एक परम हथियार के स्तर को पार कर गया था, और शक्ति के मामले में इसने अधेड़ उम्र के आदमी को मजबूती से दबा दिया, उसे पलटने का कोई मौका नहीं दिया। बूम! शून्य में अनंत सुनहरी लहरें फैलीं और एक पल में आकाश एक सुनहरी दुनिया में प्रशस्त हो गया। इस सुनहरी दुनिया में विशाल आकाश में एक लंबी तलवार, राक्षसी क्रूर शक्ति के साथ। इसमें वर्चस्व की एक शक्तिशाली आभा थी और यह अधेड़ उम्र के व्यक्ति की ओर दौड़ी। जानलेवा आभा ने आकाश को ढक लिया और ब्रह्मांड दो हिस्सों में बंट गया। यह स्पष्ट रूप से सिर्फ एक हथियार था, लेकिन इसने दुनिया को जीतने के लिए दुनिया में उतरने वाले एक हथियार मास्टर की भावना को दूर कर दिया। धत्तेरी की! इस समय मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने अपने हाथ में लंबे भाले को खींचने के लिए संघर्ष किया, लेकिन यह 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ा क्योंकि बड़े हाथ ने भाले की नोक को पकड़ लिया। कितना भी भाला प्रकाश फूटे फिर भी वह फट नहीं सका। इतनी भयानक शक्ति वाला कोई कैसे हो सकता है, मुझे विश्वास नहीं होता। जोर की दहाड़ के साथ वह तुरंत एक भयानक क्रूर जानवर में बदल गया। वह उनका मूल शरीर था। यह खूंखार जानवर एक भयंकर बाघ की तरह दिखता था, लेकिन यह और भी भयानक था। उसके सिर पर नुकीले सींगों का एक जोड़ा था और उसकी पीठ पर अतुलनीय रूप से विशाल पंखों का एक जोड़ा था जो उसके चारों ओर था। उसने अपना बड़ा मुंह खोला और अनंत शक्ति उसके मुंह में घनीभूत हो गई। फिर यह तुरंत एक भयावह सदमे की लहर में बदल गया और भयंकर रूप से सुनहरी तलवार से टकरा गया। बूम! दुनिया हिंसक रूप से हिल रही थी। हलकों में फैली भयानक लहरें। युद्ध का इरादा पूरे आकाश में फैल गया। दोनों पक्षों के बीच लड़ाई के कारण हुई लहरों ने मानव जाति और विदेशी जाति दोनों के विशेषज्ञों के भावों को नाटकीय रूप से बदल दिया। बहुत से लोगों को सिर से पांव तक ठंडक महसूस हुई। उन्हें अपनी पीठ पर ठंडक महसूस हुई। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वे किस जाति के थे। हर कोई पूरी तरह से चौंक गया। उन्होंने इस समय प्रतिक्रिया व्यक्त की। जो व्यक्ति आया था वह निस्संदेह ये कज़िवेन होना चाहिए। हालांकि वे कभी नहीं जानते थे कि एक शिवेन के पास वास्तव में इतनी भयानक युद्ध क्षमता थी। मूल रूप से मानव जाति के लोग बहुत चिंतित थे कि ये ज़िवेन उस अधेड़ उम्र के आदमी का मुकाबला नहीं कर सकती थी जो गहन जीवन क्षेत्र में था। लेकिन अब सब कुछ उनकी उम्मीदों से पूरी तरह परे लग रहा था। गहन जीवन क्षेत्र! इस ये ज़िवेन ने वास्तव में गहन जीवन क्षेत्र में कदम रखा है। किंग डिवीजन में कदम रखे हुए उसे कितना समय हो गया है? वह फिर से छलांग और सीमा से आगे कैसे बढ़ा? बहुत से लोग चौंक गए। इस समय प्राचीन फीनिक्स क्षेत्र से समाचार आना अभी बाकी था, इसलिए वे बस यह नहीं जानते थे कि प्राचीन फीनिक्स क्षेत्र में क्या हुआ था और कैसे ये ज़िवेन ने गहन जीवन क्षेत्र में पूरी तरह से कदम रखा। उनके लिए निस्संदेह यह एक चौंकाने वाली खबर थी। मानव जाति के लिए ये ज़िवेन जिसने गहन जीवन क्षेत्र में कदम रखा था, निस्संदेह मानव जाति के लिए एक कार्डियोटोनिक था जो एक दुर्दशा में पड़ गई थी। किंग डिवीजन के विशेषज्ञ केवल सतह पर सबसे अत्याचारी विशेषज्ञ थे। जहां तक क्षेत्र की बात है तो केवल गहन क्षेत्र के विशेषज्ञ ही वास्तव में प्राचीन बेरेंस महाद्वीप के परिणाम को निर्धारित करने के लिए योग्य थे। आजकल चूंकि कम से कम लोग थे जो अपने डीएओ को साबित कर सकते थे, उनके डीएओ को साबित करने का मार्ग संकरा और संकरा हो गया। इसलिए कई लोगों ने प्रोफाउंड वर्ल्ड में अपनी किस्मत आजमाने का विकल्प चुनना शुरू किया। किंवदंती थी कि अनंत जीवन का एक रहस्य था और अपने दाव को सिद्ध करने का एक तरीका था। कोई नहीं जानता था कि यह सच था या नहीं, लेकिन इसने बड़ी संख्या में गहन दायरे के विशेषज्ञों को विभिन्न दुनियाओं से आकर्षित किया। यहाँ तक प्राचीन बेरेंस में भी बहुत कम प्रोफाउंड रियल्म विशेषज्ञ थे जो उस जगह की रखवाली करने के लिए पीछे रहते थे। उनमें से अधिकांश पहले से ही बहुत वृद्ध थे जब उन्होंने गहन लोक में कदम रखा। वे जानते थे कि उनके पास एक उच्च क्षेत्र में कदम रखने का कोई अवसर नहीं था, अनंत जीवन के रहस्य को खोजने की तो बात ही छोड़िए। इसलिए ये लोग अक्सर विभिन्न ताकतों और नस्लों के पुराने प्राचीन थे। ये लोग भी ऐसे लोगों का एक समूह थे जो वास्तव में प्राचीन बेरेंस महाद्वीप की स्थिति को प्रभावित कर सकते थे। अतीत में मानव जाति के लोगों का भी ऐसा ही एक समूह था। बाद में इंपीरियल कोर्ट की बलि दी गई और सभी प्रोफाउंड रियल्म विशेषज्ञ युद्ध में मारे गए, जिससे मानव जाति गिर गई। यहाँ तक ये फैन और ये ज़िवेन के किंग डिवीजन में कदम रखने के बाद भी मानव जाति की स्थिति में ज़्यादा बदलाव नहीं आया।
यदि यह राजा ताई काम के लिए नहीं होता तो विभिन्न जातियां येज़िवेन को कोई चेहरा नहीं देती, न ही वे येज़िवेन को गंभीरता से लेती। इसलिए उन्होंने 1000 कुलों के सम्मेलन के बारे में मानव जाति को सूचित भी नहीं किया। हालांकि अब जब येशिवेन ने गहन जीवन अवस्था में कदम रखा था तो सब कुछ पूरी तरह से अलग था। मानव जाति को एक बार फिर से प्राचीन सूनेपन में बोलने का अधिकार होगा और एक बार फिर से अपने लिए एक जगह हासिल कर लेगी। यह मानव जाति के पुनरुद्धार के लिए एक ठोस नींव भी रखेगा। जहां तक अन्य जातियों का प्रश्न है, इस समय उनका मिजाज कहीं अधिक जटिल था। उनके लिए येज़िवेन का गहरा जीवन क्षेत्र में कदम रखना निस्संदेह एक मिश्रित बैग था। लाभ यह था कि एक और विशेषज्ञ था जो राक्षस सेना का मुकाबला कर सकता था। हालांकि इसका नुकसान यह था कि उनके लिए मानव जाति के क्षेत्र का अतिक्रमण करना जारी रखना इतना आसान नहीं होगा। येज़िवेन अकेले ही मानव जाति के एक बड़े हिस्से के हितों की रक्षा करने के लिए पर्याप्त थे। कुछ लोगों की नज़रों में उनके लिए खाना और सोना मुश्किल था, खासकर उन ताकतों की नज़रों में जिन्होंने येज़िवेन को नाराज किया था। सिर छुपाना और पूंछ दिखाना। क्या तुम बाहर आकर मुझसे लड़ने की हिम्मत करते हो? अधेड़ उम्र का आदमी आखिरकार बेसब्री से दहाड़ा। क्यों नहीं? इस ठंडी आवाज के साथ शून्य में एक आकृति दिखाई दी, जिसके बाद तेजी से हमलों की अगली लहर आई।